जेईई एडवांस्ड में आज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बारी है। अब आप देखिए, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने के बाद बहुत इजी लगता है, बट स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब सा लग रहा होता है, पता नहीं क्या आ गया यार, है ना भाई। आपके 3 तो यहाँ यूज हो गए, अब वो 2 कहाँ रखे जाएंगे? या तो वो दोनों यहाँ, या एक एक यहाँ, ऐसे करके आप 3 केसेस बना के भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो देखने में बड़ा ही छोटा सिंपल सा बट बड़ा प्यारा क्वेश्चन। सेट थ्योरी क्या है? देखो, एडवांस का फेवरेट टॉपिक है, और सेट के अंदर आप इसका जो है मिक्सचर हो जाता है पीएनसी का बहुत अच्छा। 2022 में आ चुका है पीएनसी मिक्स्ड विद सेट। हमें तो नहीं चाहिए y 7 से बड़ा, z भी ग्रेटर देन 8 बन गया होगा, वो हमें नहीं चाहिए। तो अगर 2 ही हैं तब ये मेथड लगा लो, मैक्सिमम कंस्ट्रेंट 2 ही पर लगे हैं तब ये लगाओ। हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बेटा बढ़िया हैं, और आप लोग लगे हुए हैं पूरी जोरों शोरों से। मैंने देखा आप लोगों के कमेंट्स वगैरह, और बहुत ही बढ़िया करके पढ़ाई में आप लोग लगे हैं। उम्मीद है सभी बच्चे एफर्ट अपना पूरा दे रहे हैं, और बिल्कुल डरना नहीं है बेटा, आप सब लोग चैंपियन लोग हैं। अपना बेस्ट देते रहिए, जैसे आप अभी तक देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यू रखिए, ठीक है भाई। चलिए, तो अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। कट्टर जेईई एडवांस बैच में अपना ऑलमोस्ट ये कह लीजिए 50-60% सिलेबस हो चुका है ना। 2 बड़ी यूनिट्स हमने कर ली ऑलमोस्ट। लास्ट में ही अब हम अलजेब्रा के पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, बस 2 चैप्टर्स आज हमारे बचे हैं, आज और कल करेंगे। फिर हमारा कोऑर्डिनेट और ट्रिग्नोमेट्री, बस ये बचेगा। तो जो भी बच्चे यार शुरू से जुड़े हुए थे और बीच में कहीं ना कहीं डगमगा गए, ये गड़बड़ मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको बहुत काम आएंगी। अगर लास्ट के 1-1.5 महीने आपने इससे ढंग से रिवीजन कर लिया यार, तो मेरे को ऐसा फील होता है कि मैथ्स में बहुत सारी चीजों में आपको इससे बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। और आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में रहेंगे, ऐसा नहीं है कि सेम इसी से क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा एडवांस्ड में रेयरली होता है, मेंस में तो फिर भी काफी होता है, बट एडवांस में बेटा नए क्वेश्चंस भी आते हैं, तो एटलीस्ट आप उन नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के एक जोन में रहेंगे, राइट। एक थॉट प्रोसेस आपका चल रहा होगा, इसलिए इस सीरीज को फॉलो करना बेहद इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जेईई एडवांस के, ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि बस मस्ती मजाक में सर एडवांस देने जा रहे हैं, वो वाला नहीं। आपको प्रॉपर तैयारी के साथ अगर जाना है, एक एक स्ट्रैटेजी के साथ, तो हम इस सीरीज में एक एक चैप्टर को बेटा बढ़िया करके कर रहे हैं। और लास्ट के कुछ दिनों में मैं आपको ये भी टिप्स दूंगा किस तरह से एग्जाम देना है, कैसे आपको अपना मेंटल स्पेस में सही रहना है, और एग्जाम के टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी है, वो सारी बातें भी करेंगे, ठीक है, जब हम सीरीज के एंड में आएंगे, क्योंकि अभी इट इज टू सून। अभी आज आपका फर्स्ट वीक ऑफ मई चल रहा है ना, और अभी अपना तो 3rd वीक ऑफ मई में है एग्जाम, तो अभी गुड देयर आर 10, 12, 13 डेज। तो अभी से नहीं, लास्ट के 3-4 दिन पहले जब हम रहेंगे बैच से, लास्ट के 2-3 दिन मतलब बचेंगे, तब मैं आपको वो सारी बातें भी बताऊंगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं अपना जेईई एडवांस्ड में। आज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बारी है। इस सीरीज के अंदर हम एक एक चैप्टर को कर रहे हैं। कल हमने अलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स करे हैं पिछले कुछ 3-4 दिनों में। पहले हमने क्वाड्रेटिक किया, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम। आज बारी है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, ठीक है भाई। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बेटा पहले भी बता चुका हूं कि पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी मिला के दोनों की वेटेज बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। बहुत सारे चैप्टर्स में मिक्स होता है पीएनसी, स्पेशली मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट को मिक्स करके। लास्ट 2 साल से एडवांस में क्वेश्चन आ रहा है, इनफैक्ट 3 साल से, तो वो भी आ सकता है। प्योर पीएनसी पे भी आ सकता है, पीएनसी प्रोबेबिलिटी पे मिक्स होके भी आ सकता है। तो इन दोनों चैप्टर्स को अगर मिला लिया जाए तो 4 से 5 क्वेश्चंस बनते हैं। जी हाँ, लास्ट ईयर एडवांस का अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको 2 क्वेश्चंस में पीएनसी यूज हो रहा था रिलेशंस के अंदर, एक क्वेश्चन में हो रहा था अपना एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था पीएनसी का, उसके अलावा 3 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के अलग आए थे। तो पिछले साल तो खैर बहुत ही ज्यादा वेटेज थी अगर आप देखें वैसे, बट हाँ, हर साल ये समझ के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको इन दोनों चैप्टर्स के मिला के मिलेंगे ही। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, और इसमें बहुत ही रिलेवेंट चीजें पढ़नी है आपको। ये नहीं इसमें बहुत टफनेस लेवल बढ़ सकता है, बट चीजें क्या है जो हमारे सिलेबस में है, जो जेईई एडवांस पूछ रहा है पिछले 10-15 सालों से, हमें उन्हीं पर मेजर फोकस करते हुए चलना है ना। चलिए, तो स्टार्ट करें भाई, स्टार्ट करते हैं। आज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का करेंगे, बट उससे पहले एक सीरीज का क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं जस्ट टू रिवाइज। हमने अभी पिछले कुछ दिनों में अलजेब्रा में सीरीज पढ़ी है, एक जगह बाइनोमियल में, और हमने पढ़ी थी सीक्वेंस सीरीज में भी पढ़ी थी। तो अब देखते हैं ये सीरीज किस प्रकार की है। फैक्टोरियल आ रहा है, ठीक है, तो एनसीआर वगैरह तो दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे, फैक्टोरियल्स दिख रहे हैं, और 2025 की पावर आर, ओके, और आर फैक्टोरियल। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन टेलीस्कोपिंग की तरफ जा रहा है, क्योंकि एनसीआर वगैरह तो है नहीं, और यहां बीच में माइनस वाइनस भी बना हुआ है। अच्छा, 4050 अगर हम सोचें 2025 का डबल ही है एक तरह से, है ना। तो बस मैनिपुलेशन करनी है, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं भाई 2025 आर, 2025 क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, क्योंकि यहां सब में आ रहा है, माइनस आर लिख लेता हूं। ये इस तरह से मैंने मैनिपुलेट किया है। कैसे सर, आपको कैसे पता? देखो, मैंने 2025 की टर्म लाने की कोशिश करी है, और तो कुछ किया नहीं है। यहां भी 2025 लाया, यहां भी 2024 को 2025 बनाया।
अब इन दोनों में से 2025 तो कॉमन आ रहा है, जल्दी से पॉज करके ट्राई करो भाई। ठीक है, तो 2025 कॉमन इंटू आर प्लस टू आ रहा है, और उधर से आर कॉमन इंटू आर प्लस वन आ रहा है। अच्छा, अब ऐसा कुछ लग रहा है, देखो दो टेलीस्कोपिंग बनानी है, एक तो फैक्टोरियल्स में आर की टर्म है, एक एक्सपोनेंट में भी है, तो क्लियर इंडिकेशन है टेलीस्कोपिंग का क्वेश्चन है बेटा। देखो मैंने ये क्वेश्चन क्यों दिया है तुम्हें, क्योंकि टेलीस्कोपिंग में मैंने तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल्स कराए, नॉर्मल अलजेब्रिक में कराया, इरेशनल में कराया, ट्रिग्नोमेट्रिक की टेलीस्कोपिंग दिखाई थी, एनसीआर की दिखाई थी, बहुत सारी जगह पे हमने टेलीस्कोपिंग क्रिएट किया था। मैंने आपको बोला था फैक्टोरियल्स में भी बनती है, तो एक एग्जाम्पल उसका भी बढ़िया सा आपको मैं करवा देता हूं, क्योंकि यू नेवर नो, एडवांस्ड में फैक्टोरियल्स के साथ भी टेलीस्कोपिंग क्रिएट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की भी करवाई थी मैंने आपको आईटीएफ की, राइट। तो इसलिए ये एग्जाम्पल रह गया था, एक इस तरह का भी मैंने कवर कर लिया है। चलिए ब्रैकेट खोलते हैं। सो 2025 की पावर आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू अपॉन आर फैक्टोरियल माइनस 2025 की पावर आर ही रहेगी, और आर इंटू आर प्लस वन, आर इंटू आर प्लस वन अपॉन में आर फैक्टोरियल, राइट। तो ये एक आर भी कट जाएगा, एक तरह से एक आर भी ऊपर नीचे से कट जाएगा। सो एक आर काट ही देते हैं यार, अब ना क्या करें, आर माइनस वन यहां पे फैक्टोरियल बन जाएगा, यहां बन जाएगा बेटा आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो अब मुझे टेलीस्कोपिक बनता बिल्कुल प्यार से नजर आ गया भाई। क्या आपको दिख गया है? जनरल टर्म जो है आर एथ टर्म, दैट हैज बीन एक्सप्रेस्ड एज डिफरेंस ऑफ टू सिमेट्रिक टर्म्स। क्या आप देख पा रहे हैं? जो जनरल टर्म है बेटा वो डिफरेंस ऑफ टू सिमेट्रिक टर्म्स है। देखो इधर 2025 की पावर आर प्लस वन, उधर आर एक कम, और इधर आर फैक्टोरियल, इधर आर माइनस वन फैक्टोरियल एक कम, और यहां भी आर प्लस टू और यहां आर प्लस वन एक का गैप हो गया। ठीक है, तो यानी क्लियर इंडिकेशन है टेलीस्कोपिंग सीरीज बन चुकी है। आर की अलग अलग वैल्यूज डालूंगा, कैंसिलेशन विल हैपन। तो लेट अस स्टार्ट विद आर फ्रॉम वन, है ना। सो T1 हो जाएगा बेटा फर्स्ट टर्म, आर को जब वन डालोगे 2025 की पावर 2 आ जाएगी इंटू 3 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस 2025 की पावर 1 इंटू 2 अपॉन 0 फैक्टोरियल हो जाएगा वो, करेक्ट। ऐसा हो जाएगा आर को जब 1 डालूंगा, आर को 2 डालता हूं तो 2025 की पावर 3, आर को 2 डाला है 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 2025 की पावर 2, आर को 2 डालना है सो 3 अपॉन 1 फैक्टोरियल, है ना। आर को 2 डालेंगे तो 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल बन जाएगा। नाउ क्लियरली मुझे कैंसिलेशन होता दिख गया। इस प्रकार से देखो कैंसिलेशंस हो रहे हैं, अगला वाला भी फिर ऑब्वियसली कटेगा ही कटेगा। सो बेसिकली तुम्हारे पास जब लास्ट में टी को 2025 डालोगे बेटा, लास्ट टर्म क्या डालनी है 2025, तो यहां आएगा 2025 की पावर आर प्लस वन यानी 2026 इंटू 2027 अपॉन में 2025 का फैक्टोरियल। क्या इतनी बात सही है? और माइनस के बाद जो होगी वो तो खैर कट ही गई होगी टर्म, वो तो आपकी कट गई होगी। तो एस सम आ जाएगा बेटा, एस 2025 सम आ जाएगा, एक ये टर्म माइनस वो टर्म, सो 2025 की पावर 2026 इंटू 2027 अपॉन 2025 फैक्टोरियल। अच्छा, एक 2025 तो कट भी जाएगा, देखो है ना, एक काट ही देता हूं क्योंकि ऊपर 2025 की पावर्स हैं और नीचे 2025 फैक्टोरियल है, तो एक पावर कम हो जाएगी, 2025 रह जाएगी और नीचे आ जाएगा 2024 का फैक्टोरियल, और माइनस में 2 इंटू 2025 4050 टर्म बन जाएगी, 4050 बन गई। देखो 4050 तो बनी हुई है माइनस में, है ना। तो अब हमें बस कंपेयर करके ए बी सी निकाल देने हैं बेटा। सो देखो ए की पावर ए 2025 की पावर 2025, तो ए हो गया 2025, राइट। बी है इसके साथ मल्टीप्लाइड तो बी है 2027, और सी है मेरा नीचे वाले का फैक्टोरियल तो 2024 हो गया है बेटा। इन तीनों का आई थिंक सम पूछा हुआ है हमें, a प्लस बी प्लस सी पूछा है, तो अब आप उसको बड़े प्यार से निकाल सकते हैं बेटा, है ना। 7 4 11 6, लास्ट टर्म 6 और फिर 7 7 6 6076 आ गया सम, एबीसी का सम आ गया। ठीक है, तो प्यार से ऐसे केयरफुली
कंसंट्रेशन के साथ पेशेंटली करने हैं क्वेश्चंस। अब आप देखिए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के बाद बहुत इजी लगता है, बट स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब सा लग रहा होता है, पता नहीं क्या आ गया यार, है ना। तो इस तरह के नए नए टेलीस्कोपिंग पे आपको क्वेश्चन कराने का एम ये है कि अगर जेई में भी कुछ नया है, देखो बहुत सारे तरीके के तुम्हें, कम से कम मैंने पिछले कुछ सालों में, जब से तुमने बैच स्टार्ट किया होगा अपना, जिस भी आप अर्जुना में थे या जिसमें भी थे, प्रयास में थे, वहां आप लोगों को बेटा बहुत तरीके के टेलीस्कोपिंग कराए होंगे। तो बहुत सारे प्रैक्टिस अब आपके माइंड में आ गया होगा किस तरह से हम अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस को, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई, कॉम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला इसमें मतलब सेकंड ब्रेन टीजर आज का, बट फर्स्ट ऑफ पीएनसी, देयर आर 3 एप्पल्स ऑफ विच 1 इज रॉटन, 4 ऑरेंजेस आउट ऑफ 2 आर रॉटन। अच्छा ओके ठीक है, और 2 पेयर्स हैं जिसमें से एक खराब है, रॉटन का मतलब खराब है, ठीक है। तो 3 एप्पल हैं। अब एक काम करते हैं, अच्छा, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंज देम इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट रॉटन ऑरेंजेस आर कंसीडर्ड सिमिलर एंड नॉन रॉटन फ्रूट्स ऑफ सेम वैरायटी आर कंसीडर्ड सिमिलर। मतलब एक तरह के फ्रूट्स हैं सारे, कहने का मतलब एक तरह से। अब जो रॉटन है खराब है वो तो डिस्टिंक्ट हो ही जाएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर एप्पल्स हैं तो एक रॉटन है एप्पल, ठीक है। आर स्टैंड्स फॉर रॉटन, सो रॉटन 1 इज बेसिकली एप्पल की कैटेगरी, बट और गुड जी मान लेता हूं, तो आर फॉर रॉटन लिख लिया और जी फॉर गुड कर लेते हैं, है ना। गुड मतलब अच्छा वाला एप्पल है। तो G1 और G2, सॉरी G1 दो प्रकार के हमारे एप्पल्स अच्छे हैं, क्योंकि एप्पल बोल रहे हैं सेम कैटेगरी का फ्रूट एक जैसा है। तो जो अच्छे दोनों एप्पल्स हैं वो दोनों को आपने G1 मान लिया। आप कुछ भी मान लो, ए मान लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको G1 अजीब लग रहा है, जी फॉर गुड, तो आप ए मान लो, ए फॉर एप्पल बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। ये ए इज बेसिकली द गुड एप्पल, खराब वाला नहीं है। जो खराब वाला उसे मैंने R1 मान लिया है, ठीक है। उसके बाद अब बोल रहे हैं 4 ऑरेंजेस में 2 रॉटन है, तो 2 ऑरेंजेस जो हैं अब उन दोनों को R2 मानना पड़ेगा जो खराब है, खराब वाले भी एक जैसे माने जाएंगे, राइट। खराब वाले भी एक, देखो लिखा हुआ है रॉटन ऑरेंजेस आर कंसीडर्ड सिमिलर। सो R1 R2 मानने, उनको R2 R3 मानने की जगह R2 ही मानेंगे, क्योंकि दोनों रॉटन एक जैसे हैं। और जो अच्छे ऑरेंजेस हैं उनको हम ओ मान लेते हैं। 4 टोटल ऑरेंजेस हो गए हैं, ठीक है। और 2 पेयर्स हैं जिसमें से एक रॉटन है, तो उसको R3 कर देते हैं और P फॉर पेयर्स कर देते हैं। मतलब बेसिकली R1 R2 R3 ये सब तो गंदे वाले फ्रूट्स हैं, और A O P ये क्या है, अच्छे वाले फ्रूट्स हैं। आप कुछ भी नोटेशन ले लो यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें करना क्या है, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज देम इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट के आगे की कहानी यहां है। एनी 2 रॉटन फ्रूट्स हैव एटलीस्ट 2 फ्रूट्स इन बिटवीन देम इज 0। एनी 2 रॉटन फ्रूट्स हैव एटलीस्ट 2 फ्रूट्स बिटवीन देम। तो देखो जो रॉटन है वो है R1 R2 R3, ये रॉटन है। और गुड वाले जो हैं वो क्या क्या है, गुड वाले एक साथ लिख लेता हूं, AOP, ठीक है जी। तो अब ये कह रहे हैं कि जो रॉटन एप्पल्स हैं उनके बीच में एनी 2 रॉटन फ्रूट्स हैव एटलीस्ट 2 फ्रूट्स। तो बेसिकली मेथड ऑफ गैप्स यूज होगा, यहां पे और यहां पे आप चाह रहे हो कम से कम 2 फ्रूट्स आ जाएं। कैसे आ सकते हैं बेटा, कैसे आ सकते हैं, बिटवीन एनी 2 रॉटन फ्रूट्स हैव एटलीस्ट 2 फ्रूट्स इन बिटवीन देम। तो नहीं आ सकते ना, क्योंकि अगर कम से कम 2 यहां, कम से कम 2 यहां, कम से कम 2 यहां अच्छे रखने हैं, तो यार अच्छे तो 6 चाहिए कम से कम, बट अच्छे तो हैं ही 5 आपके पास। गुड जो है बेसिकली 5 ही हैं हमारे पास। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि 2 रॉटन एप्पल्स के बीच में एटलीस्ट 2 नॉन रॉटन फ्रूट्स सारे के सारे केसेस में आ जाएं। दैट इज नॉट पॉसिबल। सो देयरफॉर दिस सीम्स करेक्ट कि 0 पॉसिबिलिटीज हैं इसकी, 0 पॉसिबिलिटी हो गई, राइट। ऐसी केस बना के करो, ये वार्म अप क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए। ऑल एप्पल्स ऑरेंजेस एंड पियर्स आर टुगेदर रिस्पेक्टिवली इज 216। तो सारे, अब वो कह रहा है जैसे मर्जी हो, सेब अच्छा हो गंदा हो, सारे सेब एक साथ होने चाहिए। तो इन तीनों को एक डब्बे में बंद कर देंगे, है ना। सो बी पार्ट के लिए क्या करेंगे, बी पार्ट के लिए हम R1 AA को एक बॉक्स में बांधेंगे, R2 OO को एक बॉक्स में बांधेंगे, R3P को एक बॉक्स में बांधेंगे। इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा कह देंगे, क्योंकि व्हेन ऑल थिंग्स आर टुगेदर तो हम उसे बॉक्स में बंद कर देते हैं। सो टोटल अरेंजमेंट्स हो गए 3 फैक्टोरियल, और इंटरनल अरेंजमेंट भी देखना है। ये जो एप्पल्स हैं ये 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल तरह से अरेंज हो गए, 2 अलाइक है, क्योंकि ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2 अलाइक, और ये तो 2 फैक्टोरियल तरह से इंटरनल अरेंजमेंट भी ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। ये काट दिया, तो 3 फैक्टोरियल, ये 6 बचा, ये 6 बचा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4, ये भी एक 6 बच गया,
सो 216, 6 का क्यूब 216 हो गया, हेंस बी ऑप्शन ऑल्सो सीम्स टू बी करेक्ट। ठीक है, चलिए सी पार्ट पर आते हैं। एनी टू रॉटन फ्रूट्स हैव एग्जैक्टली वन फ्रूट बिटवीन देम। अच्छा, ध्यान से पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एनी टू रॉटन फ्रूट्स हैव एग्जैक्टली वन फ्रूट बिटवीन देम, कि दो रॉटन फ्रूट्स के बीच में एक एक फ्रूट आए एग्जैक्टली। अब देखो, अगर एक जो कोई दो दो तो रख नहीं पा रहे थे, दो दो का आंसर तो 0 था, बट अगर एक रखना है तो बेसिकली यहां पे एक गुड, यहां पे एक गुड, यहां पे एक गुड तो आना ही है। अब जो दो बचे, क्योंकि गुड तो 5 है भाई, आपके 3 तो यहां यूज हो गए, अब वो दो कहां रखे जाएंगे, या तो वो दोनों यहां, या एक एक यहां, ऐसे करके आप 3 केसेस बना के भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए कि आपने क्या किया, पहले यहां पे 3 सेलेक्ट कर लिए, कोई से भी 3 रखे, कौन से 3 रखे वो भी देखना पड़ेगा, और फिर अब दो बचे जो गुड, वो या तो यहां साथ में आए होंगे दोनों, या फिर दोनों यहां साथ में, तो एक केस हो गया एंड में आ गए वो दोनों एक्स्ट्रा वाले, और एक केस हो गया स्टार्टिंग में आ गए वो दोनों, और एक केस क्या हो गया कि एक इधर आ गया एक उधर आ गया, राइट। सो ऐसे 3 केस बना के तीनों का आंसर आप ऐड कर सकते हैं। बट मैं आपको एक बेटर तरीका बता रहा हूं, कि आप चाहते हैं कि दो रॉटन के बीच में एग्जैक्टली एक अच्छा है, तो एक काम करो, अच्छे वालों को पहले लिस्ट डाउन कर लो। ठीक है, सो सी पार्ट के लिए ए ओ ओ पी डबल ए था, सॉरी, डबल ए ओ ओ पी, तो ये जो 5 अच्छे फ्रूट्स हैं, अब आप क्या चाहते हो कि इनके बीच में, मतलब इनके बीच में नहीं, मतलब दो रॉटन के बीच में एक अच्छा है, यानी कि अगर एक रॉटन यहां आ रहा है, देखो फर्स्ट केस क्या हो सकता है, रॉटन यहां आ जाए, एक रॉटन यहां आ जाए, एक रॉटन यहां, एक रॉटन यहां, सोचो इससे इंश्योर हो जाएगा बिटवीन टू रॉटन एक गुड आ जाएगा। सोचो, मान लो फर्स्ट रॉटन फ्रूट यहां है, सेकंड यहां है, तो इनके बीच में एक अच्छा फ्रूट है। ठीक है, एक मतलब बेसिकली मेथड ऑफ गैप्स लगाओ, बट गुड फ्रूट्स के लिए लगाओ, और ऐसे गैप्स में रखो कि रॉटन के बीच में एग्जैक्टली एक ही गुड फ्रूट बचे। जैसे यहां 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 और यहां रख दिया, तो एग्जैक्टली एक अच्छा फ्रूट आएगा रॉटन के बीच में। सर ये दोनों तो साथ आ गए, आने दो साथ, हमें उससे क्या लेना देना, अच्छे वाले लास्ट में साथ आ जाएं, वो तो हमने केस देखा ही था, बना सकते हैं, बट जो खराब वाले हैं उनको साथ नहीं आना, उनके बीच में एग्जैक्टली एक ही आना है। ये भी नहीं लिखा खराब वाले साथ नहीं आने, लिखा खराब वालों के बीच में एक ही अच्छा होना चाहिए, रॉटन गुड ऐसे करके होना चाहिए। सो एक पॉसिबिलिटी तो ये है, कि इन चारों एरोज पे आपने रॉटन वाले 4 फ्रूट्स को बैठा दिया, रॉटन वाले 4 थे ना जो R1 R2 R2 R3। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि भाई आपने जो AAOOP लिखा है, अब जो आप रॉटन फ्रूट्स बैठा रहे हो, इस एरो को क्यों यूज करना है, अब आप इसको और इसको यूज करो। ठीक है, तो बेसिकली एक पूरा सिस्टम आगे खिसका दिया, तो इन चारों एरोज में भी आप रॉटन फ्रूट्स रख सकते हो। तो अब क्या होगा, बेसिकली अगर रॉटन यहां आया, बेसिकली ये वाला केस हो गया जब कोने कोने में एक एक एक्स्ट्रा बचा है, जो मैं वहां पहले केसेस बना रहा था। ये कौन सा केस हो गया, लास्ट में 2 अच्छे वाले बचे हैं। एंड सिमिलरली अब तुम समझ गए, थर्ड केस क्या हो जाएगा कि अगर AAOOP लिखा है, तो जो एरोज हैं एक और आगे खिसका दो, 1 2 3 4 रॉटन इस तरह से बैठाओ, तो आगे 2 अच्छे आ जाएंगे, तो तीनों केसेस वही वाले बन गए। अब तुम कहोगे सर बात तो सेम ही है, सेम ही बात है, पहले वैसे केसेस बना लो, ऐसे बना लो, बात सेम ही है। अब सॉल्व करना है, अब सर इनका तो अरेंजमेंट भी हो सकता है, भाई अच्छे वालों का भी तो अरेंजमेंट हो सकता है, जरूरी थोड़ी है AAOOP है, तो यानी कि ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल तरह से अच्छे वाले फ्रूट्स अरेंज हो गए। और रॉटन वालों की इन 4 पोजीशन पे भी अरेंजमेंट हो सकती है। रॉटन वालों में से क्या है, 4 में से 2 अलाइक है, R2 R2 है ना, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इसकी हो गई। अब जरा तुम खुद सोचो, क्या इसमें बिल्कुल ही सेम चीज नहीं आ जाएगी, बिल्कुल ही सेम चीज नहीं आ जाएगी। भाई आपने इन 5 को तो सेम तरह से करोगे, और इन 4 गैप्स में आप वैसे कर दोगे, तो बेसिकली फाइनल आंसर को आप क्या करोगे, इस आंसर को 1 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि इसमें भी सेम आएगा। बेसिकली एरोज की पोजीशन 3 है और हर एक का अरेंजमेंट तो सेम ही आने वाला है। सो इनटू 3 हमने कर दिया है। अब इसको कैलकुलेशंस कर लीजिए। 5 फैक्टोरियल होता है 120, 4 काट दीजिए, 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 3, 12 9 108। सो 1080 इज द आंसर फॉर सी ऑप्शन, 1080। ये भी बिल्कुल सही आ गया है बेटा, मल्टीपल करेक्ट में बना दिया है PNC का। अगला, ऑल रॉटन फ्रूट्स आर टुगेदर,
ये तो बड़ा आसान है यार, ऑल रॉटन फ्रूट्स टुगेदर। अब ये डी पार्ट खुद से करके देखो, सारे के सारे टुगेदर में हमेशा डब्बा मेथड का इस्तेमाल करना है। तो डी पार्ट सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑल टुगेदर, ऑल रॉटन टुगेदर, तो R1 R2 R2 R3 को आप एक बक्से में बंद करके अल्फा मान लेंगे, और जो अच्छे फ्रूट्स हैं AAOOP, इन 6 को अरेंज कर देंगे, 6 में से 2 अलाइक 2 अलाइक, और रॉटन का इंटरनल अरेंजमेंट भी पॉसिबल है ना। तो ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल से इंटरनल अरेंज हो जाएंगे। 6 फैक्टोरियल होता है 720, 4 कट गया, 3 2 जा 6 अपॉन 2, 2 से 2 गया, 7 3 21, 2160, 2160 आ रहा है बेटा मेरा आंसर। ये भी बिल्कुल सही है। सो हमारे एक्चुअली सारे ही ऑप्शंस सही आ गए, इस क्वेश्चन के सारे सही आ गए, राइट। कितना बढ़िया क्वेश्चन बन गया, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन बन गया, है ना। सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें परम्यूटेशंस के यूज हो गए, परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, परम्यूटेशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और बॉक्स में बंद करने वाला, मेथड ऑफ गैप्स, एक तरह से परम्यूटेशन का रिवीजन इस प्रॉब्लम के थ्रू बहुत बढ़िया करके हो गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जो शायद आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ होगा, नहीं किया तो देख लो, इस टाइप का इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। PQRR प्राइम नंबर्स अल्फा बीटा गामा आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट LCM ऑफ अल्फा बीटा गामा इज P क्यूब Q क्यूब R की पावर 1। LCM ये है, और HCF या GCD कह लो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर PQR है। तो HCF आप समझते हो ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन सब में P की पावर 1 Q की पावर 1 R की पावर 1 कॉमन आ रही है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रिपलेट्स पूछा है, तो लेट अल्फा बी, अल्फा को ऐसा मान लो कि जो फर्स्ट प्राइम नंबर है P, उसकी पावर कुछ अल्फा 1 मान लो, है ना, और जो सेकेंड प्राइम नंबर है Q, उसकी पावर आप अल्फा 2 मान लीजिए, और जो थर्ड प्राइम नंबर है R, उसकी पावर अल्फा 3 मान लीजिए। क्योंकि भाई PQR अगर प्राइम नंबर्स हैं और ऐसा LCM आ रहा है, ऐसा HCF आ रहा है, तो इसी की फैक्टराइजेशन फॉर्म में होगा, और कोई प्राइम तो आ ही नहीं रहा होगा इसमें। भाई और कोई आता तो वो LCM में आता ना, फिर LCM में जब यही है तो इसका मतलब इन्हीं 3 प्राइम नंबर्स की कुछ ना कुछ पावर्स बन रही होंगी, अल्फा बीटा गामा तीनों में। बीटा को मान लेते हैं P की पावर बीटा 1, Q की पावर बीटा 2, R की पावर बीटा 3, एंड सिमिलरली गामा को मान लेते हैं P की पावर गामा 1, Q की पावर गामा 2, R की पावर गामा 3। करेक्ट, हमने इस तरह से तीनों नंबर्स को मान लिया। अब जरा नोटिस करिएगा, अब मुझे क्योंकि HCF बोला है, LCM बोला है P क्यूब, तो LCM अगर P क्यूब आ रहा है, मतलब इन तीनों की जो सबसे बड़ी पावर है वो 3 ही आएगी। भाई अगर इनमें से कहीं 4 आ गई P की पावर, तो LCM में तो P की पावर 4 आता ना, बट LCM में क्योंकि P क्यूब आ रहा है, दैट मींस इन तीनों की जो P की पावर आ रही है, इसमें मैक्सिमम पावर 3 है इसमें, राइट, तभी तो LCM आ रहा है। सो मैक्सिमम ऑफ अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 इज 3। क्या ये बात मानते हो? मैक्सिमम जो है P की वो 3 आ रही है। P की पावर मैक्सिमम तीनों में से किसी एक में 3 तो होनी चाहिए, तभी तो LCM 3 आ रहा है भाई। और क्योंकि HCF P की पावर 1 है, यानी तीनों का मिनिमम जो है वो 1 तो है ही, तीनों पे 1 1 1 तो है ही भाई। तीनों पे जब तक 1 1 1 नहीं होगा, HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, सब में कॉमन आ रहा है ना। सो मिनिमम ऑफ अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 इज 1। मतलब अब आपको एक बात समझ आ गई कि अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 तीनों में मिनिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू 1 की 3 होनी चाहिए, है ना, तभी LCM और HCF ये सेटिस्फाई होगा। तो अब मैं जरा देखता हूं अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 की क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। देखो, एक सबको मिनिमम तो 1 देना ही देना है, और एक ना एक के पास 3 भी होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो सकता ना तीनों पे 1 हो जाए। अगर तीनों पे 1 होता तो LCM में P की पावर 3 नहीं आता, राइट। P की पावर 3 आने का मतलब है कहीं ना कहीं 3 भी दिख रहा होगा। तो एक काम करते हैं, इसको ही 3 दे देते हैं, अब इसको रिपीटेड ही दे देते हैं 3। तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसके पास पावर 1 हो, इस पे 3 और इस पे 3, तब HCF P की पावर 1 आएगा, और HCF में LCM P की पावर 3 आ जाएगा, और HCF में P की पावर 1 आ जाएगा, राइट। एक ये भी हो सकता है 1 1 3। अरेंजमेंट ऑफ कोर्स इनके पॉसिबल है, वो तो हम कर ही लेंगे, बट 1 1 3 इज ऑल्सो पॉसिबल, करेक्ट। और क्या पॉसिबल है सोचो, देखो तीनों में से बस ये सोचना है तुम्हें, कम से कम एक तो देना ही है और एक 3 भी देना ही है, तो और क्या बचता है,
अगर इसको 1 दे दिया, इसको 3, ये तो दोनों देने ही देने हैं, राइट सर, इसको 3 हो सकता है, वो अरेंजमेंट कर लेंगे। बट अब इसको हम क्या दे दें, तीसरे वाले की बस बात है ना, तीसरे वाले को हम 2 दे देते हैं, क्योंकि अगर पी स्क्वायर भी हुआ कहीं, एक के पास p की पावर 1 है, एक के पास p की पावर 2, एक के पास p की पावर 3, तब भी एलसीएम में p की पावर 3 आएगा, एचसीएफ में p की पावर 1 ही आएगा। करेक्ट। सो यही 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 की। अब आप क्या करो, बस इनके अरेंजमेंट्स कर डालो यार। सो 133 को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 113 को भी 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसको 3 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 6, यानी नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 इज, तीनों को ऐड कर लो क्योंकि केसेस हैं। सो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 इज 6 6 12, 12 हो गया, करेक्ट। 12 हो जाएगा, सबको ऐड कर लिया, 3 + 3 + 6, 6 6 12 हो गया। अब बिल्कुल सेम कहानी अब आप क्यू की पावर्स पे लगाओ, है ना। देखो क्यू की पावर में अब हम थोड़ा ओरली करने की कोशिश करेंगे। फॉर क्यू आप क्या करोगे, इनका मिनिमम, तो तीनों का मिनिमम ऑफ अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2, इनका मिनिमम तो 1 ही होगा क्योंकि एचसीएफ में आ रहा है, और मैक्स इनका क्या होगा, मैक्स इनका होगा, मैक्स होगा कितना आ रहा है, क्यू 2 आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी, मतलब 1 और 2 तो एक एक होने ही चाहिए। सो अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 में एक जगह 1 दे देता हूं, एक 2, और इसको भी 1 ही दे दो, एक इसको 2 2 3 हम दे नहीं सकते, नहीं तो एलसीएम गड़बड़ा जाएगा। बस इनके अरेंजमेंट देख लो, इसके भी 3 अरेंजमेंट, इसके भी 3। सो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट द पावर्स ऑफ क्यू, दैट इज अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 इज 3 + 3 6। और सिमिलरली फॉर गामा अगर आप निकाल लोगे, सो गामा का मिनिमम है, देखो यहां भी आर है, आर की पावर 1 दोनों में आ रही है, मतलब मिनिमम भी 1 है, मैक्स भी 1 है भाई। एलसीएम एचसीएफ में भी आर की पावर 1 है, एचसीएफ में भी, इसका क्या मतलब है कि मिनिमम ऑफ 3 इज ऑल्सो 1, मैक्सिमम इज ऑल्सो 1, मतलब सारे के सारे 1 1 1 है बेटा। सो अल्फा 3 बीटा 3 गामा 3 ये सारे क्या होंगे, 1 1 1 होंगे, यानी ओनली वन वे टू सेलेक्ट द पावर ऑफ, ओनली वन वे टू सेलेक्ट द पावर ऑफ आर, दैट इज सबको 1 1 1 ही देना पड़ेगा। तो बस टोटल नंबर ऑफ अल्फा बीटा गामा के लिए क्या होना है, सबकी पावर सेलेक्ट करने के तरीके, क्योंकि जैसे ही एक कॉम्बिनेशन ऑफ पावर आएगी, एक नया अल्फा, नया बीटा, नया गामा आ जाएगा। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अल्फा बीटा गामा इज 12 × 6 × 1 72, राइट। तो ये तो यार अगर आपने किया हुआ है तो आपको इजी लगेगा, बट अगर इस टाइप का नहीं किया है तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसा जेई एडवांस में 2 बार आ चुका है इस तरह का एलसीएम एचसीएफ, कभी एक बार मेंस में, एक बार एडवांस में, बहुत पहले पूछ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन जो देखने में बड़ा ही छोटा सिंपल सा बट बड़ा प्यारा क्वेश्चन, सेट थ्योरी क्या है, देखो एडवांस का फेवरेट टॉपिक है, और सेट के अंदर आप इसका जो है मिक्सचर हो जाता है पीएनसी का बहुत अच्छा। 2022 में आ चुका है पीएनसी मिक्स्ड विद सेट, ए यूनियन बी यूनियन सी, जो वेन डायग्राम होता है उस पर आ चुका है। और अभी आपने देखा कल बाइनोमियल का क्वेश्चन भी मैंने कराया था, उसमें सेट थ्योरी लग रही थी बहुत ज्यादा 2024 के पेपर में। तो सेट चैप्टर बहुत यूज होता है अलग अलग जगह, जैसे यहां पे लेट सेट ए इज 1 से लेके 22, सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, इसका सबसेट है, एंड बी हैज एग्जैक्टली 11 एलिमेंट्स। बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 11 एलिमेंट्स हैं बेटा, तो 11 एलिमेंट्स का सबसेट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट पूछे होते तो बड़ा आसान होता, 22 से 11 हो जाता है ना, बट वो नहीं पूछा। हमसे क्या पूछा हुआ है, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ बी, कि जो बी है मतलब जो सबसेट है, जितने भी सबसेट बनेंगे उनमें सबके एलिमेंट्स का सम। क्वेश्चन समझ आया, नहीं समझ आया तो लैंग्वेज बेटा दोबारा पढ़िए, 2 मिनट तक पढ़िए, समय जरूर देना है क्वेश्चन को रीड करने में पीएनसी प्रोबेबिलिटी के, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होते हैं। दोबारा पढ़ेंगे, एक सेट है 1 से 22, उसमें बोला जा रहा है कि आपको एक सबसेट बनाना है जिसमें 11 ही एलिमेंट है। जैसे मान लो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यही वाला बना लिया पहले सबसेट, ठीक है, बहुत तरीके से बन सकता है ना। तो इनमें जो एलिमेंट्स का सम आएगा वो आपको बताना है, ऐसे सारे सबसेट्स का सम ऑफ एलिमेंट्स बताना है बेटा, सारे एलिमेंट्स का, सारे सबसेट्स का सम ऑफ एलिमेंट्स। अब ए तो 1 तो बहुत बार आएगा, हाँ सर बिल्कुल आएगा, 1 मान लो अगली बार, 1 2 और 3 4 और 10 तक तो आ गया, और 11 की जगह 12 हो गया, अब मान लो तो 1 और आ गया, है ना। तो बहुत बार 1 आएगा तो उसको उतनी बार ही गिनना है आपको, जितनी बार आएगा उतनी बार गिनना है, बिल्कुल। तो सारे सबसेट्स के
एलिमेंट्स का सम बताना है। अब क्वेश्चन समझ आ गया? अब अगर समझ आ गया है तो पॉज करके बेटा स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, तो देखिए मैं कैसे इसको सोच रहा हूं, क्योंकि अब मुझे एक बात तो अभी लिखी जो मैंने वहीं से समझ आ गई यार, 1 बहुत बार आएगा यार, 2 भी फॉर दैट मैटर, एक नंबर बहुत बार आने वाला है। अब वो कितनी बार आने वाला है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो लेट अस फिक्स 1। सो फिक्स 1 इन द सबसेट बी। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि 1 कितनी बार आएगा। तो 1 को तो फिक्स कर दिया हमने। अब हमें कितने और चाहिए भाई? हमें तो 11 एलिमेंट का बनाना था, बट एक फिक्स हो गया, तो 10 और सेलेक्ट करने हैं। कितने में से एक तो फिक्स हो गया, तो बचे जो 21 एलिमेंट्स हैं, 21 एलिमेंट्स हैं उसमें से 10 सेलेक्ट करने हैं। यानी 1 आएगा जो, वो कितनी बार आ रहा होगा? वो इतने सबसेट्स में 1 आ रहा होगा, 21 सी 10 में। करेक्ट। सो जो 1 आएगा, 1 इन द सबसेट बी, सो नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 1। So therefore, number of subsets containing 1, जो एलिमेंट 1 है वो तो पक्का होगा, is 21C10। ये बात समझ आई भाई? 1 तो फिक्स हो गया, आपको 11 सेलेक्ट करने थे, एक सेलेक्ट हो चुका, तो 10 और सेलेक्ट करोगे। कितने में से? 22 में से नहीं, 21 में से, क्योंकि एक 1 तो फिक्स हो चुका है। सो 21 सी 10 बार तुम्हें 1 दिखाई दे रहा होगा। अब तुम शायद कहानी समझ गए। ऐसे ही नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 2, वो कितनी बार आएगा? आप 2 फिक्स कर देना। फिर से तुम्हें 11 में से 10 और चाहिए, तो 21 में से 10 और, तो 21 सी 10 और हो जाएगा। सिमिलरली 3 में भी ऐसे ही हो जाएगा, 4 में भी ऐसे ही हो जाएगा, 22 तक ऐसे ही हो जाएगा। देयरफॉर सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? ये बेसिकली 1 तो एक बार इतनी बार आएगा, 2 इतनी बार आएगा। सो 1 इंटू 21C10 प्लस 2 इंटू 21C10 प्लस 3 इंटू 21C10 एंड सो ऑन 22 इंटू 21C10। 21C10 कॉमन आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 22 बेटा हो जाएगा। राइट, अप टू 22 हो जाएगा। और इसको क्या करोगे आप? इसका सम ऑफ 22 नेचुरल नंबर्स आप जानते ही हो। सो 21C10 22 इंटू 23/2, तो 21C10 इंटू 11 इंटू 23। 23 इंटू 11 देख लो क्या होता है, 253 होता है बेटा। सो 253 टाइम्स 21C10, दैट इज द आंसर। 253 टाइम्स 21C10, विच इज डी ऑप्शन आ गया है। ठीक है, तो बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन गया है। ऐसे क्वेश्चंस एडवांस में बहुत आते हैं जो देखने में ट्रिकी लग रहे हैं, बट एक्चुअली देखा जाए तो कॉन्सेप्ट तो एनसीईआरटी का यूज हो रहा है इसमें। एनसीआर, पीएनसी, कि कौन सा पीएनसी यूज हुआ? कोई बहुत हाई फाई पीएनसी यूज हुआ? एनसीआर का बेसिक एग्जाम्पल है बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ब्रेन टीजर नंबर 4 हो गया है, 5 पर आते हैं। 5 पर आते हैं, एक और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, एक और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? ए जो है एक सेट है 1 से लेके 8। एफ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए बी अ फंक्शन सच दैट एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स फॉर एनी एक्स, फॉर एवरी एक्स इन ए। मतलब F1 1 नहीं है, F2 2 नहीं है, F3 3 नहीं है, ऐसे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और बोला जा रहा है एफ एक्स इज इवन वेन एवर एक्स इज इवन। अच्छा, मतलब अगर डोमेन में इवन है तो रेंज में भी उसकी वैल्यू भी इवन आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये 1 से लेके 8 तक है, करेक्ट? तो अब जैसे 2 इवन नंबर है तो F2 की वैल्यू भी इवन होनी चाहिए। 4 इवन नंबर है, F4 की वैल्यू भी इवन होनी चाहिए, F6 भी इवन होना चाहिए, F8 भी इवन होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली F ऑड है तो ऑड भी है, मतलब F1 ऑड ही होना चाहिए। तो आपको नंबर ऑफ फंक्शंस बताने, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बताने। अच्छा, A टू A डिफाइंड है, मतलब यहां भी यही 8 नंबर है। अच्छा, ऑन टू, तो इस केस में 1 1 के बराबर ही होंगे, क्योंकि whenever there is a 1 1 function it has to be on to because number of elements in domain and codomain are same। तो जैसे ही 1 1 होगा, मतलब हर एक एलिमेंट डिफरेंट से मैप्ड होगा, तो ऑन टू भी हो जाएगा। सो ऑन टू बोल लें या 1 1 बोल लें, बात एक ही है। तो वी हैव टू फाइंड फ्रॉम दिस टू दिस, हमें नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस बनाने हैं, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस बनाने हैं बेटा। सच दैट कंडीशन हमें दी हुई है, ये 3 कंडीशंस है कि एफ एक्स इवन है अगर एक्स इवन है तो, और एफ एक्स ऑड है अगर एफ ऑड है, दो कंडीशन, और तीसरी है एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स। तो अब मुझे यार एक बात समझ आ गई कि अगर मैं पहले बात करूं 1 3 5 7 की, ठीक है, इन 4 नंबर्स की बात करूं,
ये 4 नंबर अगर डोमेन के हैं तो ये 4 जो इमेजेस ले सकते हैं वो 1357 ही ले सकते हैं। करेक्ट, 1357 ही ले सकते हैं और तो कुछ ले नहीं सकते क्योंकि उन्हें ऑड ही होना है। और बट F11 नहीं हो सकता, F11 नहीं हो सकता, F33 नहीं हो सकता, F55 नहीं हो सकता, F77 नहीं हो सकता। तो क्या ये बेसिकली वो डी अरेंजमेंट नहीं हो गया कि अपनी नेचुरल प्लेस नहीं लेनी है? F1 फर्स्ट लेटर कैन नॉट गो टू द सेम एनवेलप, बाकी 3 में कहीं भी जा सकता है। थर्ड जो है ये 3 नंबर जो है थर्ड पे नहीं जा सकता, बाकी 3 पे किसी पे भी जा सकता है। सो इमेजेस ऑफ 1357 कैन बी डन इन D4, डी अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट, जिससे होता है राइट डी अरेंजमेंट। सो F1, F2, sorry, F1, F3, F5 and F7 can take value in D4 ways. D4 का मतलब D arrangement of 4 objects, letters and envelopes वाला part. And by the same logic 2, 4, 6, 8 में भी क्या सेम बात नहीं बोल सकता यार? 2 अपने आप की वैल्यू नहीं लेगा, 2 नहीं लेगा, 4 अपनी वैल्यू नहीं लेगा, 6 अपनी नहीं लेगा, 8 अपनी नहीं। तो एक्चुअली 2, 4, 6, 8 भी क्या होगा? एक्चुअली D4 ही होगा। सो F2, F4, F6 and F8 कैन टेक वैल्यू अगेन इन D4 वेज। बट फंक्शन बनाने के लिए इसको भी करना है एंड इसको भी। सो टोटल फंक्शंस क्या हो गए? टोटल फंक्शंस हो गए D4 इंटू D4, यानी D4 का स्क्वायर, राइट। और D4 की वैल्यू 9 होती है, तुम्हें याद रखना है बेटा। D5 तक तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। D5 होता है 44, D4 होता है 9, ठीक है। D1, 2, 3 तो बहुत इजीली ओरली निकल ही जाता है। सो ये 9 का स्क्वायर होता है विच इज 81। नहीं तो DN का एक जनरल फॉर्मूला भी होता है, अगर आपको ये याद नहीं है, DN का डी अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स का फॉर्मूला लगा दीजिए। सो 81 होना चाहिए आंसर, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यार, ये तो होना चाहिए था, ये तो होना चाहिए था भाई, करना चाहिए था, ये वाला क्वेश्चन करने लायक था। इट इज नॉट एट ऑल अ वेरी डिफिकल्ट वन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी आ गया बट डजंट मैटर, पीएनसी का ही एप्लीकेशन है प्रोबेबिलिटी में भी। Each of the 9 balls can be placed with equal probability in any of the 3 empty boxes. अच्छा, 9 balls हैं और उन्हें 3 boxes में place किया जा सकता है, ठीक है। P1 is the probability that there will be 4 balls in the first box, 3 in the second and 2 in the third। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, जल्दी पॉज करके निपटा लो। और बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लास्ट ईयर जो एडवांस्ड में इसी टॉपिक पे क्वेश्चन आया था, अभी तुम्हें दिखाऊंगा। Question reading carefully. 9 balls can be placed with equal probability in any of the 3 empty boxes. P1 is the probability that there will be 4 balls in the first box. तो मतलब जो 9 में से फर्स्ट बॉक्स में जानी है वो 4 बॉल्स जानी है, ठीक है। 3 in the second box and 2 in the थर्ड बॉक्स। तो 4, 3, 2 का एक तरह से आपको डिवीजन करना है क्योंकि ये A बॉक्स में ही जानी है, ये B बॉक्स में और ये C बॉक्स में। तो ग्रुपिंग्स का क्वेश्चन हो गया बेटा, क्योंकि फर्स्ट बॉक्स में ही उसने बोला है 4 बॉल, 3 इन द सेकेंड एंड 2 इन द थर्ड बॉक्स। तो ये आपस में अरेंज नहीं करना बट डिवीजन करना है। सो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। टोटल केसेस क्या हो जाएगा भाई? हर एक बॉल 3 वेज में जा सकती थी, यहां भी जा सकती थी, यहां भी। तो 3 की पावर 9 विल बी द टोटल वेज, राइट। समझ गए हो? तो जो P1 निकल कर आया है वो ये निकल कर आया है। क्या ये मैंने सही लिखा है? P1 इज द प्रोबेबिलिटी दैट पहले बॉक्स में 4, दूसरे में 3 और फिर 2। तो 9 बॉल्स को 4, 3, 2 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया बेटा, और 3 की पावर 9 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो हर एक बॉल के पास 3 तरीके हैं, या तो ए बी गया बी में, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इस अगली पे भी 3, अगली में भी 3, 3 की पावर 9 से डिवाइड। अब ये कैलकुलेशन मत करो, P2 भी निकालना है, फिर P1 P2 को डिवाइड करना है। तो लेट्स फिगर आउट व्हाट इज P2। P2 के लिए अब क्या कह रहे हैं? जो 9 बॉल्स हैं 3 विल बी इन ईच बॉक्स। हर एक बॉक्स में बेटा 3 3 3 जानी चाहिए। तो अब कौन सी 3 किस में गई ये तो हमें पता ही नहीं। तो अब हमें डिवीजन नहीं डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा बिकॉज तीनों का इक्वल नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी नंबर 2 हो जाएगी, पहले तो हम डिवाइड करेंगे 3 ग्रुप्स में, है ना। 3 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड, तो एक 3 फैक्टोरियल से और डिवाइड होगा। क्यों?
बिकॉज 3 ग्रुप्स जो हैं इक्वल क्वांटिटी वाले हैं। आपको पता है जितने इक्वल ग्रुप्स होते हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड होता है। और एक मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल भी करेंगे, क्योंकि इस बार डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं ना यार, क्योंकि कौन सी 3 इस पे गई, इस पे गई, सब पे 3 3 जानी है भाई। पहले नहीं हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे क्योंकि फिक्स था इस पे 4, उस पे 3, इस पे 2 ही। हम इनको 3 फैक्टोरियल से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे, बट इसको तो कर ही सकते हैं ना, क्योंकि भाई इसमें तो कौन सी 3 किसी पर मर्जी चली जाए, क्या फर्क पड़ता है। तो एक्चुअली ये दोनों कट जाएंगे। अगर आपने 2 मिस्टेक्स कर दी तो बच जाओगे। डिवाइड भी नहीं किया सर, मल्टीप्लाई भी नहीं, हम बच गए। और अपॉन में टोटल तो 3 की पावर 9 ही होने वाला है। तो ग्रुपिंग्स का बड़ा ही क्लासिकल क्वेश्चन है। ये मत सोचना सर इतना इजी आ जाएगा कि अभी तुम्हें दिखाऊंगा 2024 का क्वेश्चन, देखना ग्रुपिंग्स पर ही आया है, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर ही। बस अब क्या करना है, P2 बाय P1 निकालना है। 3 की पावर 9 तो कटी जाएगी, तो P2 बाय P1 9 फैक्टोरियल भी कट जाएगा एक तरह से। तो हमारा एक तरह से ये वाला जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा P1 का। 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये गया। तो ये बच गया 4 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 2, 4 बाय 3 भाई बन रहा है रेशियो 4 बाय 3। ए ऑप्शन बन रहा है। लेट्स चेक, क्या ए ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक आ गया है बेटा, सही है। तो आसान क्वेश्चन था। स्टार्टिंग के देखिए, अभी मैंने बहुत ज्यादा ये डिफिकल्ट वाले नहीं दिए, बैलेंस्ड है, जो कि आप कर सकते थे। चलिए अब एक थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है बेटा, एडवांस में मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट मिक्स करके बहुत पूछे जाते हैं पीएनसी में। तो मैंने भी एक क्वेश्चन आपके लिए ऐसा ही बनाया है। देखिए क्वेश्चन 1 और 2 में एक पैसेज है, ए इज अ मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स अल्फा बीटा गामा है, और वो क्या है, इंटीजर्स है बेटा, दे बिलोंग टू इंटीजर्स, with the condition that determinant of adjoint A is given something। अब determinant of adjoint A का तो फॉर्मूला होता है determinant A की पावर n-1 होल स्क्वायर, ये याद होना चाहिए भाई। ये हमें दिया है 2 की पावर 12, 3 की 8, 5 की 4। n क्या होता है, ऑर्डर तो 3 है, तो n की जगह 3 डाल दो, 4 हो गया, और 2 पावर 4 इसमें भी बाहर करते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे पावर 4 काट देते हैं, सर पावर कट जाएगी क्या? देखो प्लस माइनस के साथ कटेगी, सो डिटर्मिन, क्योंकि इवन पावर है ना, तो प्लस माइनस, ऑड होती तो सीधे कट जाती है। डिटर्मिनेंट ए प्लस माइनस, और डिटर्मिनेंट ए क्या है वैसे देखा जाए तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है, और वो नेगेटिव हो ही सकता है बिकॉज अल्फा बीटा गामा क्या दी हुई है, इंटीजर्स दी हुई है भाई। ठीक है, ठीक है। तो अब अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट एक तरह से, अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट एक तरह से, पहले पॉजिटिव वाला रख लेता हूं, 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 की पावर 1 प्लस वाला रख लिया। ठीक है, अब ये तो तुमने स्टैंडर्ड सवाल किया होगा। प्रोडक्ट में ऑफ 3 डिवाइजर्स में अगर आपको किसी को लिखना है, तो जो पावर्स हैं उनमें बेगर्स मेथड लगता है। जो 3 आइडेंटिकल पावर्स हैं 2 की, they have to be distributed to 3 beggars, so 3 identical coins 3 beggars, यानी powers of 2 कितनी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं? जो 3 आइडेंटिकल सिक्के 3 बेगर 5C2 तरीके से हो जाएंगी। पावर्स ऑफ 3 के पास भी 2 आइडेंटिकल पावर हैं, ये 2 आइडेंटिकल कॉइन्स इन 3 बेगर में बांटने हैं, सच दैट ईच रिसीव्स नन 1 और 2 पावर्स रिस्पेक्टिवली, कितनी भी जा सकती हैं। सो 2 + 2 4C2, राइट, बेगर्स मेथड लगा रहा हूं, और एक पावर तो किसी को भी दे दो 3 वेज में, पावर ऑफ 5, क्योंकि एक ही पावर है, उसमें भी बेगर मेथड लगाना चाहो लगा लो, है ना। तो 1 + 2 3C2 बन जाएगा, यानी 3 ही हो जाएगा। तो 5C2 10, 4C2 6, 3C2 3। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दिस प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा कैन बी एक्सप्रेस्ड इज, तो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे 10 × 6 × 3। अब ये है इंटरेस्टिंग बात कि ये तुमने किया होगा बट फॉर नेचुरल नंबर्स, है ना, बट यहां अल्फा बीटा गामा नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये जो आंसर आया है, ये क्या आया है, ये एक तरह से तुम्हारा सिर्फ अल्फा बीटा गामा को पॉजिटिव मानते हुए उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया। बट प्रोडक्ट पॉजिटिव तो और तरीके से भी आ सकता है भाई अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ सकता है, तीनों पॉजिटिव हो, जो कि ये केस है ना। तीनों पॉजिटिव मैंने ले लिए, जो भी वैल्यू आई, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तीनों को अल्फा बीटा गामा तीनों को पॉजिटिव दे दिया। बट सेम वैल्यू के साथ 2 - 1 प्लस अगर कर दें तब भी तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। मतलब मान लो अगर ये
मान लो 8 था, बीटा 9 था और वो 5 था, तो इसको -8 -9 और 5 कर दो बेसिकली, है ना। तो माइनस माइनस प्लस, या आप तुम समझ गए प्लस माइनस माइनस भी हो सकता है या माइनस प्लस माइनस भी। सो अल्फा बीटा गामा के हर केस के लिए 4 केसेस हैं बेसिकली, समझ गए। पॉजिटिव आंसर के लिए हर केस में 4 केसेस हैं। सो टोटल वेज कंसीडरिंग अल्फा बीटा गामा as integers is equal to 10 into 6 into 3 into 4 ways, क्योंकि टोटल हर एक केस के करस्पॉन्डिंग 4 आंसर्स हमारे हो जाएंगे। अब जरा तुम सोचो, अगर नेगेटिव भी ले लूं, अल्फा बीटा गामा को माइनस के साइन के साथ ले लेता हूं, तो फर्क क्या हो जाएगा बेटा? कुछ फर्क नहीं होगा यार, वैल्यू तो सेम ही रहेंगी ना। मान लो माइनस छोड़ के अभी इसको मान लो 8 दिया, इसको 9 दिया, इसको 5 दिया, बट एक को माइनस देना पड़ेगा बेसिकली, या तो तीनों को माइनस दो, तीनों को माइनस दो। तो अब अल्फा बीटा गामा में क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा या तो तीनों माइनस तब नेगेटिव, या 1 माइनस 2 प्लस, या 2 प्लस 1 माइनस, और ये 4 केसेस फिर से। तो एक्चुअली नेगेटिव वाले के लिए भी सेम आंसर आ जाएगा, सेम आंसर और आ जाएगा। सो फाइनल आंसर कंसीडरिंग पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, है ना, यही तो हमें निकालना था। देखो S1 इज द सेट ऑफ ऑल सच मैट्रिसेस, सो S1 सेट के अंदर क्या आ जाएंगे? बेसिकली आंसर डबल हो जाएगा, सेम आंसर नेगेटिव के लिए भी आ जाएगा। सो NS1 हो जाएगा 10 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 8 हो जाएगा 4 की जगह, समझ गए। 4 केस ये, 4 केस ये, इंटू ये 8 हो गया, 10 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 8 हो गया। तो फाइनल आंसर इसकी वैल्यू कितनी आई? 24 इंटू 60, 6 4 जा 24 टू 1440 आया है NS1। पूछा क्या है? अच्छा NS1 अपॉन प्लस NS3 अपॉन NS2 पूछा है, ठीक है, सारे निकालेंगे। सो NS1 तो आ गया है, फर्स्ट सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। जनरली आपने मेंस में इस टाइप में ऐसे पॉजिटिव वाला किया होगा, बट मैंने अब उसमें आपको नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव के अंदर भी इनसाइड भी नेगेटिव वैल्यू सारे केसेस गिनवा दिए। अब जरा देखते हैं क्या बोला जा रहा है S2 के लिए। S2 इज सेट ऑफ ऑल सच मैट्रिसेस A, ठीक है, वेयर ट्रेस A इज डिविजिबल बाय 2। ट्रेस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिविजिबल बाय 2 अगर आ गया तो NS2 का मतलब हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू E1 चाहिए हमें, राइट। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा E1 चाहिए। सो E1 कब आता है? E1 तो आता है जब तीनों ही E1 हो जाए, E1 प्लस E1 प्लस E1, है ना जी, या फिर ऑड प्लस ऑड प्लस E1, करेक्ट। तो हमें अल्फा बीटा गामा इस तरह से बनाने हैं कि उसमें से या तो तीनों E1 बन जाए या फिर 2 ऑड 1 E1 बन जाए, तभी तो ओवरऑल अल्फा प्लस बीटा। तो और ये कंडीशन तो है ही। सो अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट ये तो हमें दिया ही हुआ है बेटा, ये तो हमें दिया ही हुआ है। सो अच्छा, एक और बात इस बार उसने बोल दिया है, नेचुरल भी लिखा हुआ था कहीं, हाँ, ए बी अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू नेचुरल, यानी अब इस बार इंटीजर की बात नहीं करनी, नेगेटिव नेगेटिव भूल जाओ। फर्स्ट पार्ट में उसने लिखा हुआ था अल्फा बीटा गामा इंटीजर, बट NS2 के लिए उसने नेचुरल बोल दिया है। ऑल्सो अल्फा बीटा गामा नेचुरल है, मतलब अल्फा बीटा गामा का जो प्रोडक्ट है वो इस बार अब तुम्हें पॉजिटिव वाला ही लेना है। 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5, 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 की पावर 1, करेक्ट। इतनी बात ठीक है। अब मुझे 2 केस बनाने हैं, जो NS2 सॉल्व करना है मुझे, उसमें मैंने एक केस ये बनाया और एक केस मैंने ये बनाया है। अल्फा बीटा गामा आर नेचुरल नंबर्स। तो अब सोचो जरा, अगर तीनों नेचुरल हैं, देखो अभी तक तुम क्या कर रहे थे, 3 पावर्स तीनों बेगर्स को जैसे मर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सच दैट 0 मिले, 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, एक ही को मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बेगर्स मेथड लगा रहे थे, है ना, कि भाई 3 पावर 3 बेगर, तो 3 सिक्के 3 बेगर में तो 5C2 आ गया था। बट अब क्योंकि अब आप फर्स्ट पार्ट में चाहते हैं तीनों इवन हो जाएं, यानी सबके पास एक एक पावर तो जानी चाहिए भाई, 2 का फैक्टर जब सब पे होगा तभी तो वो इवन बनेगा। यानी जो ये 2 क्यूब है इसको एक 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 पावर दे दो, एक ही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। सो इन दिस केस पावर ऑफ 2 कैन बी गिवन इन 1 way,
कौन सा एक ए, सबको 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 की 1 पकड़ा दो तभी वो इवन बनेंगे, करेक्ट। और बाकी में अब तुम बिल्कुल सेम लगा दो, 3 की 2 पावर है, जैसे मर्जी जाए। तो इसका तो पहले भी 2 पावर 3 बगैर 4c2 आया था, सो देयरफॉर फर्स्ट केस का आंसर आ जाएगा 4c2 इंटू 3c2, करेक्ट। इसकी पावर भी जिस पे मर्जी जाए, सो बस 2 की पावर्स में फर्क आ गया। तो बेसिकली हमारे पास कितना हो गया, 6 इंटू 3 18 यहां से आया। अब सेकंड केस निकालते हैं, ऑड ऑड इवन। ऑड ऑड इवन कब आएगा, जब 2 की सारी पावर एक भाई के पास चली जाए। भाई अगर 2 क्यूब है पूरा का पूरा अल्फा पे चले गया तो बाकी दोनों ऑड ही बनेंगे, क्योंकि जितनी पावर थी, भाई इवन कौन बनाता है, 2 का मल्टीपल ना। तो सारी 2 की पावर आपने अल्फा को पकड़ा दी तो बीटा गामा तो अपने आप ऑड बनेंगे ही बनेंगे ना। सो देयरफॉर इसमें भी अब तुम क्या करोगे कि आपको क्या करना है, 2 की सारी पावर मान लो अल्फा को दे दी, ठीक है, उसकी भी अरेंजमेंट करूंगा अभी किस पे जाएंगे, बट मान लो अल्फा को दे दी। तो 3 की पावर फिर जिसको मर्जी दो, है ना। फिर से वही 3 की पावर जो है 4c2 वेज इंटू 3c2 वे 5 की पावर। और जो तुम्हारा ऑड ऑड इवन है, इवन वाला तो 3 तरीके से सेलेक्ट भी हो सकता है, भाई जरूरी थोड़ी है अल्फा को इवन बनाना है, बीटा को बना लेते गामा को। तो 3 केसेस और हो जाते मल्टीप्लाई। सो 4c2 हो गया 6 इंटू 3 इंटू 3 9 6 54। देयरफॉर ns2 की वैल्यू हो जाएगी दिस केस प्लस दिस केस। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई। सो ns2 हो गया 54 प्लस 18 72, करेक्ट। ns2 की वैल्यू बेटा 72 आ गई है। ns2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकेंड सेट। समझ गए, बस ये देखना था इवन है तो ओवरऑल इवन कब आएगा, तीनों इवन होंगे, मतलब तीनों पे एक एक पावर गई, या फिर एक इवन 2 और एक इवन कब होगा, सारी पावर उसी पे चली जाए। ऐसे क्वेश्चंस आपने फैक्टराइजेशन में करे होंगे क्लास में। ns3 निकालना है। अब ns3 क्या है, आगे पढ़ते हैं। s3 इज अ सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस वेयर ट्रेस a क्यूब माइनस 3 डिटर्मिनेंट a 0, और फिर से अल्फा बीटा गामा नेचुरल नंबर्स हैं बेटा। अच्छा, सो फॉर ns3 कह रहे हैं ट्रेस ऑफ a क्यूब इज इक्वल टू 3 डिटर्मिनेंट a। डिटर्मिनेंट a तो तुम्हारा अल्फा बीटा गामा था ही। अच्छा, ट्रेस ऑफ a क्यूब क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ a क्यूब, सोचो a क्यूब में क्या आएगा, तुम समझ रहे हो, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ a स्क्वायर में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर आ जाएगा। a क्यूब में अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 3 गामा की पावर 3 आ जाएगा। सो ट्रेस ऑफ a क्यूब हो जाएगा अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की 3 प्लस गामा की 3 इक्वल टू 3 अल्फा बीटा गामा। प्यारी सी कंडीशन आ गई है भाई, है ना। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3 abc होता है, यानी कि दिस एम्प्लाइज आइदर a प्लस b प्लस c 0, दो चीजें होती हैं इसकी, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। ये दो कंडीशंस पॉसिबल हैं, है ना। अच्छा, अल्फा बीटा गामा तो नेचुरल थे, नेचुरल नंबर्स में का सम कभी भी 0 आ नहीं सकता, ये तो रिजेक्ट करेंगे सिंस अल्फा बीटा गामा आर नेचुरल नंबर्स। तो ये वाला तो रिजेक्ट हो गया, 3 नेचुरल नंबर्स का सम 0 नहीं आ सकता। अगला देखते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। अच्छा, अगर अल्फा बीटा गामा इक्वल है और उनका प्रोडक्ट ये है, भाई ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्फा इंटू अल्फा इंटू अल्फा 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 की पावर 1, मतलब अल्फा की पावर 3 एक नेचुरल नंबर की पावर 3 इस टाइप का हो ही नहीं सकता, ये तो परफेक्ट क्यूब है ही नहीं, राइट साइड परफेक्ट क्यूब है ही नहीं। तो देयरफॉर अल्फा नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सिंस अल्फा इज अ नेचुरल नंबर का क्यूब तो परफेक्ट क्यूब आना चाहिए था, ठीक है। तो इसकी कंडीशन भी, ये भी वैलिड नहीं है, ये भी वैलिड नहीं है। देयरफॉर S3 सेट पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। देयरफॉर NS3 इज व्हाट, NS3 इज 0। उधर लिख देता हूं, यहां निकाला था हमने। देयरफॉर NS3 इज 0 बेटा। बस अब तो हमारा आ चुका है, NS2 72 आया था, NS1 1440 एंड NS3 0। लेट्स पुट द वैल्यूज। NS1 का आधा, NS1 था 1440, तो फाइनल आंसर हो गया 1440 का आधा। NS3 तो खैर 0 है, अपॉन NS2 आया था 72 72, सो 144 अपॉन 2 भी 72 होता है, ये तो प्यार से कट गया, 10 आ गई ये वैल्यू। और बोल रहे हैं दिस इज डिविजिबल बाय 10, किससे डिविजिबल है, 2 एंड 5 से। मल्टीपल करेक्ट है भाई, पैसेज में भी ये 2 एंड 5 से डिविजिबल है।
करेक्ट, 2 एंड 5 से डिविजिबल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन। तो बढ़िया प्रॉब्लम था ये। नेक्स्ट वन देखेंगे। अच्छा बस ये आई गेस हो ही गया। अब तो इसी की वैल्यूज कंपेयर करके डालनी है बस, और देखना है क्या 20 से कम देखो NS3 तो जीरो ही है, सब में से उड़ा दो। NS3 तो जीरो है, सो NS1 अपॉन NS2 का रेशियो एक तरह से निकालना है। NS1 अपॉन NS2 का रेशियो निकालना है। 1440 अपॉन 72 आया था ये, करेक्ट। तो ये 20 आई है वैल्यू। तो अब आप देख लीजिए, लेस देन 20 रॉन्ग, ग्रेटर देन 30 रॉन्ग, ग्रेटर देन 9 यस, ग्रेटर देन 14 यस। सी एंड डी सही हो गए, क्योंकि NS3 को तो मैंने जीरो ही डाल दिया है बेटा। ठीक है, ऑप्शन चेकिंग था, वैल्यू तो तीनों की हम निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में ही। बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है यार ये। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ 3 डिवाइजर्स में आपने क्लास में ऐसे खूब करे होंगे। अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट 60 का क्वेश्चन एक कॉमन है, बहुत मेंस में भी आ चुका है। अल्फा बीटा का गामा का प्रोडक्ट 30 या 54 पता नहीं क्या आ चुके हैं मेंस में, बट उसी को अब थोड़ा सा बेटर वर्जन उसका बना दिया, और एडवांस्ड में ऐसी चीजें आने के चांसेस बहुत होते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं इस पैसेज से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मैट्रिक्स मैच भी आपको मैंने दे दिया है, ध्यान दीजिएगा क्या है मैट्रिक्स मैच में। ब्रेन टीजर नंबर 9, नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स XYZ सच दैट XYZ 1 से 9 तक हैं विद द कंडीशन दैट Z इज लेस देन मैक्सिमम ऑफ XY। अच्छा, Z क्या है? लेस देन मैक्सिमम ऑफ XY है। ये नहीं बोल रहे कि XYZ में एक ऑर्डर है, Z कह रहे हैं दोनों में से जो बड़ा है ना XY में से, उससे छोटा है Z उससे छोटा है। ठीक है, ठीक है यार। तो अब ये निकालना है। देखो वैसे तो हमें चारों पार्ट्स करने की जरूरत होती नहीं है इसमें, सिंपलेस्ट 2 पार्ट्स भी कर सकते हो, बट ठीक है अभी क्लास में हम चारों पार्ट्स कर लेते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स XYZ बिलोंग्स टू दिस। तो देखो अब इसमें मेरे को माइंड में आ रहा है यार, एक केस बना लेते। एक तो हमें ये देखना है कि X और Y में से बड़ा कौन है, तभी तो उनमें से मैक्स से छोटा रखेंगे Z को। सो फर्स्ट केस ले लेते हैं, X इज लेस देन Y। केस 1 X इज लेस देन Y, और केस 2 X इज ग्रेटर देन Y। तो बेसिकली अगर X Y से छोटा है तो Z विल बी लेस देन, इन दोनों में मैक्स कौन हुआ? Y। Z विल बी लेस देन Y, है ना। X विल बी लेस देन Y, Z विल बी लेस देन Y। मतलब Y बेसिकली इस केस में Y सबसे बड़ा हो गया, Y सबसे बड़ा हो गया। और अगर X ग्रेटर देन Y है तो Z विल बी लेस देन मैक्सिमम ऑफ दीज टू विच इज X ओनली। तो इस केस में X सबसे बड़ा आ जाएगा। अच्छा, अब XYZ में से कुछ इक्वल भी तो हो ही सकते थे ना, तो अभी हम फर्स्ट केस बना लेते हैं कि लेट X इज नॉट इक्वल टू Y इज नॉट इक्वल टू Z। देख लेते हैं अभी, कहीं अगर जरूरत पड़ी तो देख लेंगे। ठीक है, तीनों डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, तो मैं क्या करता हूं, 9 नंबर्स में से सेलेक्ट करता हूं 3। पहले 9 में से 3 सेलेक्ट करता हूं, जो सबसे बड़ा होगा वो तो Y हो जाएगा इस केस में। भाई आपका जो है X Y से भी छोटा है, Z भी Y से छोटा है, तो Y तो मैक्स है। तो जो 3 नंबर तुमने सेलेक्ट करे सबसे बड़ा तो Y को मिल जाएगा। और जो बचे 2 हैं, अब उसमें कोई जो मर्जी ले वैल्यू। भाई आपके पास मान लो सेलेक्ट हुए 1 3 7, तो ये तो आप Y को देंगे। अब X और Z दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, वो XZ में कोई इनइक्वालिटी नहीं है ना। अब ये नहीं पता X बड़ा है Z बड़ा है, कुछ नहीं, तो 1 3 भी 3 1 भी कर सकते हो। यानी हर एक केस में XZ को 2 वेज से वैल्यू दी जा सकती है। और इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही 9C3 तरह से तुम 3 नंबर सेलेक्ट करना, जो सबसे बड़ा है उसे X दे देना, और YZ को बची हुई 2 वैल्यू 2 तरह से दे सकते हो। सो दिस प्लस दिस, ये आंसर हो गया 9C3 इंटू 4। जब हमारे कोई भी नंबर इक्वल नहीं है। यहां मैंने क्या कंडीशन अज्यूम करी है यार, इक्वल नहीं है कोई भी 2 नंबर्स, राइट। कोई भी 2 नंबर्स इक्वल नहीं है। अब देखो अगली कंडीशन, अब एक बड़ी प्यारी कंडीशन लेता हूं, Z इज लेस देन मैक्सिमम ऑफ XY, है ना। अच्छा, तो अब एक कंडीशन हम ये भी तो ले सकते हैं कि इफ इक्वल नंबर्स आर अलाउड, इफ इक्वल इज देयर, मतलब कोई 2 नंबर इक्वल है। कौन से हो सकते हैं, बस वही हमें फिगर आउट बेटा करना है। देखिएगा जरा कौन से 2 हो सकते हैं। देखो अब मान लेते हैं कि X और Y इक्वल ही हैं, X और Y इक्वल है, ठीक है। तो Z तो लेस देन X इक्वल टू Y होगा, क्योंकि Z तो कम ही है हमेशा। Z में इक्वालिटी नहीं आ सकती भाई, Z को तो छोटा ही रहना है X और Y से, करेक्ट। सो
x इक्वल टू वाई है, z छोटा है, तो 2 नंबर सेलेक्ट करोगे, अब 3 नहीं 9 में से 2 नंबर सेलेक्ट करोगे, और जो छोटा वाला होगा, मान लो तुमने सेलेक्ट करे 3 और 7, तो बेसिकली z को तुम दे देना 3 और x और y को तुम दे देना 7 7। ठीक है, तो इस तरह से ऑटोमेटिकली उनका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, बिकॉज x इज द लेसर वन। करेक्ट, सो x इक्वल टू वाई में एक केस ये बन गया। अब इसके अंदर और भी केस बन सकते हैं। मान लो क्या x इक्वल टू z हो सकता है, x इक्वल टू z हो सकता है, देखते हैं जरा। तो आप चाहते हैं z हो लेस देन मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई, तो z तो कम है मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई से। ठीक है, तो क्या ये हो सकता है, पहले फिगर आउट करता हूं, है ना, कि जैसे मान लो एक्स वाई जेड, आप चाहते हो एक्स और जेड सेम हो जाए, मान लो 2 और 2 हो गए, और z जो है यानी ये दो जो वैल्यू है ये लेस देन y हो जाए, यानी y आपका कोई बड़ा हो जाए 5, हो सकता है, बिल्कुल हो गया, देखो हो गया, ये भी वैलिड हो गई और ये भी वैलिड हो गई। तो यानी ये केस भी पॉसिबल है जब एक्स जेड इक्वल हो जाए बट y से कम हो जाए। करेक्ट, तो फिर से अब आप 2 ही नंबर सेलेक्ट करो, और जो छोटे वाले हैं वो ऑटोमेटिकली एक्स जेड को देने पड़ जाएंगे, क्योंकि आपका z जो है छोटा है इन दोनों में से। ठीक है, मैक y से, क्योंकि x के तो बराबर ही हो गया, तो y से छोटा होना ही पड़ेगा, जैसे y यहां बड़ा रखा, तो 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे, छोटा वाला x और z को देंगे, बड़ा वाला y को दे देंगे। तो एक ही तरीके से ये भी होगा, यहां भी एक ही तरीके से हुआ था। और अब तुम समझ गए लास्ट केस क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई कर देता हूं, x इक्वल टू वाई कर दिया, तो ये किसका था, ये इसका था, एक्स वाई जेड एग्जाम्पल था ये, कि भाई आपने 2 2 और ये 5 कर दिया। अब अगर x और y इक्वल कर दिया, तो मान लो इसको 2 2 कर दिया और उसको 7 या 5 कुछ भी कर दो, राइट। तो ये भी पॉसिबल है कि आपका जो z है, नहीं z को छोटा होना पड़ेगा, अब क्या होना पड़ेगा, छोटा, तो z इज 1, क्योंकि z इज लेस देन मैक्सिमम ऑफ, अच्छा x इक्वल टू y तो ले चुका था, सॉरी x इक्वल टू y ले चुका, अब क्या रह गया, y इक्वल टू z रह गया, y इक्वल टू z का केस रह गया है ना भाई। x इक्वल टू y ले लिया, x इक्वल टू z ले लिया, अब y इक्वल टू z ले लेता हूं, तो x y z में आप कह रहे हैं ये दोनों तो बराबर हैं। अच्छा, तो जैसे मान लो 3 3 कर दिया, और z हैज टू बी लेस देन इन दोनों में से बड़ा, तो इसको 7 दे दो। करेक्ट, तो ये तो पॉसिबल है ना। फिर से आप क्या करोगे, 9C2 तरह से सेलेक्ट करोगे 2 नंबर्स, और छोटे वाले y और z को दे दोगे, बड़ा वाला x को दे दोगे यार। करेक्ट, तो अब 2 नंबर कोई से भी इक्वल हो जाए, तो इस केस का आंसर आ जाएगा 9C2 इंटू 3, दिस प्लस दिस प्लस दिस। करेक्ट, अब तुम्हारे माइंड में चल रहा होगा सर तीनों इक्वल हो गए, तो वो भी तो एक केस लेंगे, हमने क्या केस बनाए, कोई भी 2 इक्वल नहीं है, फिर बनाए एक्स वाई इक्वल, एक्स जेड इक्वल, वाई जेड इक्वल, तो 9C2 इंटू 3, और थर्ड केस कि तीनों इक्वल हो जाएं, वो तो तुम शायद समझ ही गए होगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज तुम चाहते हो z तो छोटा ही हो उन दोनों से, उन दोनों के बड़े में से, वो दोनों इक्वल है तो z तो छोटा ही रहेगा, z कांट बी, ऑल 3 कैन नॉट बी इक्वल, 2 2 2 नहीं हो सकते, तीनों की वैल्यू 2 2 2 नहीं हो सकती, बिकॉज z हैज टू बी लेस देन 2 देन, so this case is not possible, hence first part का आंसर हो गया this plus this 9, so first A part का आंसर हो गया 9C2 into 3 plus 9C3 into 4। कैलकुलेशन सब करते रहना यार तुम, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं। अगला देखते हैं, उसमें सम ऑफ डिजिट्स पूछी है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ लैम्डा पूछा गया है। Probability that a randomly selected positive divisor of this is an integral multiple of this। ठीक है, नंबर ऑफ डिवाइजर का क्वेश्चन आ गया, प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सेलेक्टेड पॉजिटिव डिवाइजर, तो नंबर ऑफ डिवाइजर लिखने हैं। अब इसमें क्यू पार्ट में आपने 10 की पावर 2024 जो है उसे लिख लिया 2 की पावर 2024, 2 की पावर 5 की पावर 2024, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, इसमें एक जोड़ेंगे इसमें एक जोड़ेंगे, 2025 का स्क्वायर हो गया बेटा, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर हो गए ना, प्राइम की पावर्स ऐड +1 करके मल्टीप्लाई करते हैं। अब पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट, तो फेवरेबल केसेस लेते हैं, तो टोटल हो गए फेवरेबल डिवाइजर्स। अब आप ऐसे डिवाइजर्स चाहते हो जिसमें बेसिकली 10 की पावर 1350 तो आएगी ही आएगी, मतलब आपको क्या चाहिए, 2 की पावर भी, भाई +1 क्यों करते हो, क्योंकि 2 की पावर 0 से शुरू होती है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे करते करते 2 की पावर 2024, तो 2 की पावर के साथ डील करने के 2025 तरीके हो जाते हैं।
इसलिए +1 हो जाता है। बट अब आप चाहते हैं कि भैया इससे डिवाइड हो, मतलब 2 × 5 लिखोगे 10 को, 2 की पावर 1350 तो आएगी ही। मतलब अब 2 की पावर आप कहां से शुरू करोगे? 1350 से, 1351 से, 1352 से, एंड सो ऑन, लास्ट में 2 की पावर 2024 तक जा सकते हो, है ना भाई? क्योंकि तुम्हें 1350 मिनिमम पावर 2 की चाहिए, और ऐसी 5 की भी आपको मिनिमम पावर 1350 चाहिए। ऐसे करते करते 5 की पावर 2024 तक। तो अब गिन लो कितनी पावर्स पॉसिबल हो गई, कितने केसेस पॉसिबल हो गए, राइट? सो एपी बन रही है 1350 प्लस 1351, लास्ट टर्म डायरेक्ट लिख लो ना यार, 2024 इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इज 1, तो 2024 माइनस 1349 इज n। देख लो, 5 7 4 11, है ना भाई? और इधर 675 हो गया, आई गेस 675 हो गया, है ना? 675, तो n की वैल्यू 675, यानी 2 की पावर 675 वेज से हो सकती है, 5 की पावर भी। सो फेवरेबल नंबर ऑफ डिवाइजर हो गए 675 इंटू 675, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 675 अपॉन 2025 का होल स्क्वायर। फेवरेबल डिवाइजर टोटल डिवाइजर से डिवाइड कर दिया, ये आई गेस कट जाता होगा। हाँ, 75, 675 इंटू 3 है क्या? एक मिनट, क्या कर दिया मैंने? 5 3 जा 15, 1 कैरी, 7 3 जा 21, 22, 2 कैरी, 18 20, 2025 बिल्कुल सही है। सो 3 टाइम्स है ये, यानी 1/9 हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई है बेटा, 1/9। ए बाई बी कह रहे हैं, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी तो 10 आ गया, यानी दिस मैचेस विद 5, दिस मैचेस विद 5, क्यू मैचेस विद 5 हो गया है भाई, क्यू मैचेस विद 5, ए और डी बचा है बस। तो आर पी, क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं करा, वरना तो आंसर पी तो 3 आ रहा होगा इसका मतलब। अच्छा, तो बी और सी हट चुके हैं, ए और डी की फाइट है। आर निकाल लेते हैं, आर निकाल लेते हैं बेटा। सो आर सेज a triangle is formed by joining the vertices of 2024 sided regular polygon, number of such triangle, so 2024 C3, ये तो बड़ा ही ऑब्वियस क्वेश्चन है, और r लेस देन 10 है, ठीक है। तो n अपॉन 100 r का बॉक्स, यानी 2024 अपॉन 100 इंटू 3 का बॉक्स, तो 20.24 अपॉन 3 का बॉक्स, 6 आएगा, ये तो 6 आएगा, मतलब 1 से मैच हो रहा है बेटा, r मैचेस विद 1, तो डी ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए, r मैचेस विद 1 हो गया है, ठीक है। लास्ट भी सॉल्व कर लेते हैं, इसे क्यों छोड़े। नंबर ऑफ फंक्शंस ए टू ए वेयर 1 से 2024, ए सेट है 1 से 2024, और f1 प्लस f2 प्लस f 2024 इज इवन नंबर। अच्छा, तो ऐसा क्वेश्चन वरुण एडवांस बैच में भी कराया था मैंने, और बड़ा डिफरेंट एक तरीका बताया था। देखो, इसको बहुत लोग बहुत डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, बट मैंने इसका बहुत ही प्यारा मेथड बताया था, बहुत ही इजी 2 लाइन का मेथड। तो जरा देख लीजिए एस पार्ट का क्या होगा, एस पार्ट का क्या होगा भाई, ठीक है। तो एस पार्ट में क्या क्वेश्चन क्या है कि यहां है 1 से 2024, ये सेट ए है, और यहां भी 2024 ही है, 1 2 3 4, सेम सेट से सेम सेट हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है। बस इस तरह से करना है कि जो फंक्शनल वैल्यू का सम है सबका वो इवन आ जाए, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f 2024 का सम इवन आ जाए, करेक्ट, सही है। तो इसका मैंने देखो 2 तरीके बताए थे। मेथड 1, आप फंडामेंटल प्रिंसिपल से चलिए, पहले मान लो कुछ भी f1 कुछ भी ले रहा है 2024 तरीके से ले सकता है, f2 भी 2024 तरीके, f3 भी, और 2023 तक मान लो कि वो 2024 तरीके से ले रहा है, मतलब 1 से लेके 2023 तक आपने सबको फ्रीली छूट दी, कुछ मर्जी वैल्यू ले लो। अब एट दैट मोमेंट आपका सम क्या होगा, सम ऑफ नंबर्स, मतलब आपको 2024 तक का सम चाहिए, मैं कह रहा हूं 2023 तक का उस समय क्या होगा सर, या तो इवन होगा या ऑड होगा, है ना, या तो इवन होगा या ऑड होगा, यही हो सकता है। तो अगर तो इवन हो तो लास्ट वैल्यू आपको ऑड लेनी पड़ जाएगी,
सॉरी लास्ट वैल्यू इवन ही लेनी पड़ेगी क्योंकि ओवरऑल इवन चाहिए। अगर ऑड हुआ तो लास्ट वैल्यू ऑड लेनी पड़ जाएगी। मतलब जो भी हुआ लास्ट वैल्यू एफ 2024 सिर्फ आधे तरीके से यानी 1012 तरीके से ही आ सकती है। 1012 तरीके से ही आ सकती है। समझे मेथड? दोबारा सुन लो भाई, आपको ओवरऑल सम चाहिए इवन। अब कुछ लोग यहाँ केसेस बनाते हैं सर, उतने इवन उतने ऑड, सारे इवन एक ऑड सीरीज बनाते हैं, बहुत लंबा हो जाता है वो, उससे मत जाना। इस लॉजिकल क्वेश्चन तरीके से जाइए कि भाई 1 से लेके 2023 तक आप कुछ मर्जी वैल्यू ले लो, ठीक है, और लास्ट वाली वैल्यू को आप आधे तरीके से ले लो क्योंकि जो उस समय पे सम हुआ होगा एट दैट इंस्टेंट, ठीक है। अगर ये आपको मजा नहीं आया तो मेथड 2 में पक्का मजा आ जाएगा, जो कि सिमेट्री का इस्तेमाल करके मैं और इजीली तरीके से बोल सकता हूं। मैं बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना, इधर 2024 एलिमेंट है, इधर भी 2024 एलिमेंट है, वही सेम। तो जो टोटल फंक्शंस होंगे ना, आधों में सम इवन आ रहा होगा, आधों में ऑड, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। भाई ऑड और इवन में कुछ फर्क नहीं है ना, यहाँ आधे एलिमेंट्स इवन है आधे ऑड है, इधर भी आधे एलिमेंट्स इवन आधे ऑड। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, टोटल फंक्शंस क्या होंगे, 2024 की पावर 2024 होंगे। हर एक एलिमेंट 2024 तरीके से इमेज ले सकता है, उसका हाफ कर दो बस, उसमें सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ फंक्शनल इमेजेस इवन आ जाएगा। आधे बार इवन आ रहा होगा, आधे बार ऑड आ रहा होगा, क्योंकि सिमेट्री है ना भाई, जितने इवन नंबर्स इधर है उतने ही ऑड है, जितने इवन इधर है उतने ही ऑड है। हेंस बिकॉज ऑफ सिमेट्री वी कैन से हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स फंक्शनल इमेजेस का सम इवन आ रहा होगा। यही आ जाएगा, देखो है ना, पावर एक अलग करो, बात एक ही पड़ जाएगी। चलिए तो अब उसको बट कह रहे हैं एक्सप्रेस करो, ए की पावर 3 लैम्डा माइनस 1, बी की पावर लैम्डा, सी की पावर लैम्डा। अच्छा, बात जो है समझ गए। एक काम करते हैं, 2024 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं फिर। 2024 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 253 किससे डिवाइड हो रहा है, 253। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लग रहा है भाई, इन दोनों का सम 5 माइनस 5, तो 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 2 जा 22, 33। सो बेसिकली 2024 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 विच इज 2 क्यूब इंटू 11 इंटू 23। प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूं, सो 2 क्यूब इंटू 11 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1 होल टू द पावर 2024 होल बाय 2, तो 2 की पावर 6071 हो गया है ना, इंटू 11 की पावर 2024, 23 की पावर 2024 हो गया। कंपेयर किया जाए अगर तो ए की पावर 3 लैम्डा माइनस 1, बी की लैम्डा, सी की लैम्डा, तो लैम्डा तो 2024 हो गया, लैम्डा 2024 हो गया, ए हो गया 2, बी हो गया 11, सी हो गया 23। निकालना क्या है बेटा, लैम्डा अपॉन एबीसी निकालना है। सो लैम्डा अपॉन एबीसी 2024, तो लैम्डा अपॉन एबीसी तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, लैम्डा 2024 था जिसे अभी हमने लिखा था 2 क्यूब 11 23, और एबीसी है 2 11 23, ये कट गया, ये बेटा कट गया, 2 क्यूब बाई 2 4 होना चाहिए। इसका आंसर जो है 4 होना चाहिए बेटा, 4 शुड बी द आंसर। सेकंड से मैच हो रहा है क्या, एस मैचेस विद 2, मतलब हमने एक्स्ट्रा ही निकाला, एग्जाम में हमें इसको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। डी ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो चारों पार्ट्स करा दिए मैंने आपको, चारों में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लग रहे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा ओवरऑल, इंडिविजुअली कोई भी क्वेश्चन बन सकता है भाई, चारों अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस तरह का जरूर आपने क्लास नोट्स में किया होगा। देयर आर 20 पॉइंट्स लाइंग ऑन अ सर्कल, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स इज सेम, मतलब एक 20 साइडेड रेगुलर पॉलीगन के पॉइंट्स आप मान लीजिए। These points are selected at random, x represent number of ways to select them। कितने सेलेक्ट करने हैं, 3 points are selected। अच्छा, तो x represent number of ways to select them, y represent number of ways to select them such that no 2 adjacent points are selected। अच्छा करा हुआ है ना, no 2 adjacent vertices को select करना है आपको, एक 3 vertex select करने हैं। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी कुछ लोग याद कर लेते हैं, बट आगे z में नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट चोजन पॉइंट्स आर नॉट डायमेट्रिकली ऑपोजिट, कोई नई चीज दे दी अब। तो एक काम करते हैं, x तो बहुत ही ऑब्वियस है 20c3, क्योंकि उसमें कोई कंडीशन नहीं है। x 20c3 हो गया, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट देम, सो 20 इंटू 19 इंटू 18 अपॉन 6, 57 इंटू 20
1140 आ गया बेटा, x तो हमारा करेक्ट आ गया है। अब y और z निकाल के देखने हैं कि क्या आएगा। बहुत ही बढ़िया पार्ट बन गया, अब जरा ध्यान से देखेंगे। तो x है टोटल नंबर। अब मैं अगर डायरेक्ट नहीं निकालते हुए उल्टा निकाल दूं, कि मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप टोटल में से वो माइनस कर दें, व्हेन ऑल थ्री आर कॉन्जिक्यूटिव, क्योंकि 3 वर्टेक्स सेलेक्ट करने हैं, या फिर व्हेन एग्जैक्टली 2 आर कॉन्जिक्यूटिव। तो अगर हम ये दोनों माइनस कर दें तो वो रह जाएगा जब कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है ना। हमने टोटल में से वो माइनस कर दिया, तीनों कॉन्जिक्यूटिव आ गए, 3 वर्टेक्स सेलेक्ट करें या 2 ही कॉन्जिक्यूटिव आ रहे हो। सो तीनों कॉन्जिक्यूटिव सेलेक्ट करने के n तरीके होते हैं। अब ये क्लास की चीजें हैं और इसके तरीके होते हैं पहले 2 कॉन्जिक्यूटिव के n। और अब देखो, मान लो तुमने A1 A2 सेलेक्ट कर लिए, अब तुम इधर से A20 सेलेक्ट नहीं कर सकते और उधर से A3 सेलेक्ट नहीं कर सकते, वरना तीनों कॉन्जिक्यूटिव आ जाएंगे, राइट। तो A1 A2 सेलेक्ट हो गए n तरीके से, A1 A2 A2 A3 A3 A4 या A20 A1, तो 20 तरीके, n की वैल्यू 20 है यहां पे। और साथ में अब तीसरा वर्टेक्स इन 4 के अलावा यानी n-4 तरीके से। सो nC3 में से अगर हम ये माइनस कर दें तो हमें मिल जाते हैं when no two vertices are consecutive। ठीक है, ये तरीका होता है एक, वन ऑफ द वेज। ऐसे बहुत तरीके होते हैं इसको करने के, आपने जो भी मेथड सीखा है वो आप लगा लीजिए, मुझे ये इजी लगता है। तो 1140 में से माइनस करना है 20 माइनस 20 इंटू 16, तो 1140 माइनस 20 इंटू 17 हो गया, माइनस 20 कॉमन लिया, तो 1140 माइनस 340, ठीक है, 40 गया, 1100 में से 300 गया, 800 बच गया बेटा। y की वैल्यू 800 बिल्कुल सही आ गई है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते थे आप, मैंने इनडायरेक्ट मेथड लगा दिया है। डायरेक्ट मेथड भी इसका होता है, मैं सारे मेथड नहीं बता रहा यार, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, थ्योरी का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आएंगे z, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, z represents number of ways to select such that chosen points are not diametrically opposite। अच्छा, तो देखो 3 वर्टेक्स हैं, 3 में से 2 ही डायमेट्रिकली ऑपोजिट हो सकते हैं ना। सो लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो इस तरह का 20 वर्टेक्स का होगा, A1 A2 A3, है ना, तो हर एक का डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक पॉइंट होगा, हर एक का डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक पॉइंट होगा। तो हम एक काम करते हैं, सी पार्ट में से टोटल माइनस व्हेन डायमेट्रिकली ऑपोजिट पेयर इज सेलेक्टेड, है ना। 3 में से कोई से भी 2 अगर डायमेट्रिकली ऑपोजिट हो गए तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। टोटल में से माइनस कर दें, टोटल तो हमारे पास था ही 1140, 1140 में से माइनस कर देते हैं। अच्छा, अब डायमेट्रिकली ऑपोजिट पेयर कितने होंगे भाई, क्योंकि 20 वर्टाइसेस थे तो 10 पेयर होंगे। ये वाले इसके सामने एक एग्जैक्ट आ रहा होगा, करेक्ट, ऐसे A2 के सामने एक एग्जैक्ट आ रहा होगा, A3 के सामने एक एग्जैक्ट आ रहा होगा इधर वाला। सो इस तरह से डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट के पेयर 10 होंगे, 10 पेयर होंगे। सो 10 में से कोई सा भी एक पेयर सेलेक्ट कर लो। एक पेयर सेलेक्ट होने का मतलब क्या है, 2 पॉइंट सेलेक्ट हुए होंगे सर, 2 पॉइंट्स हमारे सेलेक्ट हुए होंगे, राइट। एक पेयर सेलेक्ट होने का मतलब है कि 2 पॉइंट तो सेलेक्ट हो गए। अब हम क्या चाहते हैं, अब मान लो आपका ये A1 और मान लो A10 वाला सपोज इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। सो A1 A10 तो सेलेक्ट हो गए हैं, करेक्ट, A1 A10 तो सेलेक्ट हो गए हैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट वाले। अब क्या होगा बेटा, ये तो 2 सेलेक्ट हो गए, अब तुम्हें तीसरा एक वर्टेक्स और भी तो सेलेक्ट करना है, वो तो कोई मर्जी होता रहे, वो तो कोई मर्जी होता रहे। अब कितने वर्टेक्स बचे, ये 2 गए, 20 में से 2 गए मतलब 18, 18 में से कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लो। सो 10C1 क्या है, एक पेयर ऑफ ऑपोजिट डायमीटर वाले वर्टेक्स सेलेक्ट करने का तरीका, राइट। और 18C1 क्या है, एक तीसरा वर्टेक्स कोई मर्जी सेलेक्ट करने का तरीका। सो इससे आई गेस हमारा आंसर आ जाना चाहिए 1140 माइनस 180, ठीक है जी। सो 1000 माइनस 40, 960 हो गया, 960 हमारा आंसर जो है इसका आ गया। देखो मैं आपको एक एक तरीके बता रहा हूं, सोचने के बहुत तरीके हो सकते हैं, हो सकता है कि आप किसी और तरीके से निकालें, आप डायरेक्टली निकालने की कोशिश करें नॉन डायमेट्रिक, उससे भी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे सोचने की कोशिश करता हूं चलो तुम्हारे लिए, कि y निकालना चाहते हैं हम, नो 2 पॉइंट्स आर सेलेक्टेड
सॉरी z निकालना चाहते हैं सच दैट चोजन पॉइंट्स आर नॉट डायमेट्रिकली ऑपोजिट। ठीक है, तो इसी को अगर हम दूसरे तरीके से करके देखें, पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट 20 तरीके से सेलेक्ट हो गया। ठीक है भाई, 20 तरीके से सेलेक्ट हो गया। अब डायमेट्रिकली ऑपोजिट वाला नहीं लेना इसका, तो यानी अब अगर A1 सेलेक्ट हुआ है तो A10 दूसरा पॉइंट A10 नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? अब 2 गए तो दूसरा पॉइंट 18 तरीके से हो गया, 18 तरीके से हो गया, करेक्ट। अब तीसरा पॉइंट भी तुम समझ गए भाई, अगर इसके सामने मान लो पहला पॉइंट तुमने ये सेलेक्ट किया, तो अब ये नहीं सेलेक्ट हो सकता, तो दूसरा पॉइंट 18 तरीके से मान लो ये हो गया, तो अब इसके सामने वाला भी नहीं हो सकता, यानी अब 4 गए तो यानी 16 तरीके से, 16 तरीके से हो गया, है ना। बट एक बात बहुत ऑब्वियस है, इसमें रिपीटिशन आ रही है। पहला दूसरा तीसरा क्या होता है, हमें तो एक साथ सेलेक्ट करने थे, राइट। हमें थोड़ी है कि भाई हो सकता है पहले तुमने यहाँ A1 कर लिया हो, फिर यहाँ A3 कर लिया हो, फिर यहाँ A7, या इस बार यहाँ A7 फिर यहाँ A3 यहाँ तो तुम्हें क्या मिल रहा होगा, इसमें परम्यूटेशन मिल रही होगी। सो नंबर ऑफ सिलेक्शंस में क्या करना चाहिए, अपॉन में मेरे भाई 3 फैक्टोरियल करना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर मुझे पीएनसी आती है तो ये वाला और ये आंसर सेम आ जाना चाहिए यार, चेक करके देख लो, क्योंकि 2 डिफरेंट मेथड लगाए हैं बिल्कुल, बट आंसर शुड बी सेम लॉजिकली, क्योंकि सही लग रहा है। लगा के देखिए, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, 6 3 18, तो 20 का ट्रिपल 60 इंटू 16 960, बिल्कुल ठीक आ गया है भाई, 960 ही हमारा आंसर। तो दोनों थॉट्स बिल्कुल सही हैं, है ना। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। तो एक्स वाई जेड निकल गए, अब वाई इंटरसेक्शन जेड निकालना है। ये बड़ा प्यारा पार्ट है भाई, वाई इंटरसेक्शन जेड, मतलब आपको ऐसे नंबर चाहिए कि जो एडजेसेंट भी ना हो और जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट भी ना हो। यही तो चाहिए भाई, आपको एडजेसेंट भी ना हो और, तो अगर मैं y में से वो माइनस कर दूं, ये 800 निकाल चुका हूं, इसमें से डायमेट्रिकली ऑपोजिट वाले माइनस कर देता हूं। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, 800 में से डायमेट्रिकली ऑपोजिट वाले माइनस कर देता हूं भाई। अगर आपके पास, सॉरी 1 मिनट, मुझे क्या चाहिए, दोबारा बोल देता हूं, ये थे मेरे y और ये था z, मुझे ये चाहिए y इंटरसेक्शन z। ठीक है, तो मेरे माइंड में अब क्या चल रहा है कि यार एक काम करता हूं, एक काम करते हैं कि हम अगर इसमें से ये y जो आया था 800, इसमें से वो माइनस कर दें, हाँ, जब डायमेट्रिकली ऑपोजिट हो रहे हैं। समझ गए ना, ये वाले कौन से होंगे, जो y के अंदर है बट z के अंदर नहीं है। z क्या था, नॉन डायमेट्रिक, तो अगर मैं y में से माइनस कर दूं डायमेट्रिकली ऑपोजिट वाले, तो नॉन डायमेट्रिक मिल जाएंगे मुझे, सॉरी नॉन डायमेट्रिक वाले। तो सुन लो, देखो फिर से सुन लो, 1 मिनट, z क्या था, नॉट डायमेट्रिकली ऑपोजिट, राइट। तो हमारे को हम क्या करेंगे, सो y इंटरसेक्शन z विल बी नथिंग बट ny माइनस व्हेन डायमेट्रिकली ऑपोजिट आर सेलेक्टेड। ठीक है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, ठीक है, देखता हूं अगर ऐसे निकाल पाए, नहीं तो उल्टा करके देखूंगा कि इसमें से माइनस करने की कोशिश करूंगा व्हेन वो वाले नॉन डायमेट्रिक हो जाएं। ठीक है, ठीक है, तो ny मेरे पास कितना था बेटा, मेरे पास ny आया था 800। 800 में से माइनस क्या करना है, जब डायमेट्रिकली ऑपोजिट सेलेक्ट हो जाए, है ना, मतलब हमें y के अंदर रहते हुए वो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं जब डायमेट्रिकली ऑपोजिट सेलेक्ट हो गए। मतलब एडजेसेंट तो नहीं है बट डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, एडजेसेंट नहीं है बट डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, 3 पॉइंट, यानी डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। ठीक है, ठीक है, समझ गया, एडजेसेंट नहीं है। अच्छा, तो देखो मान लो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पेयर तो 10 तरीके से सेलेक्ट कर ही लिया हमने, है ना, 10C1 तरीके से एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट पेयर सेलेक्ट कर लिया। अब मान लो हमने A1 A10 सेलेक्ट कर लिया ये, तो अब तुम चाहते हो कि साथ में तुम्हारा वो तो नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, एडजेसेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि y के अंदर रहना, यानी A2 नहीं सेलेक्ट होगा, ये सेलेक्ट नहीं होगा और इसके भी 2 पड़ोसी सेलेक्ट नहीं होंगे, यानी 1 2 3 4 तो पड़ोसी गए और 2 ये गए, तो 6 चले गए बेटा, 6 चले गए तुम्हारे कितने चले गए, 6 चले गए, कितने में से, 20 में से, यानी 14 रह गए, 14 रह गए, राइट। 20 पॉइंट थे, 6 चले गए, तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट तो यहां आ गए पेयर पूरा डायमेट्रिकली ऑपोजिट, और एक 14। सो 800 में से मेरे ख्याल से अगर हम 140 माइनस कर दें तो 660 हमारे ऐसे पॉइंट्स हो गए जो y में तो हैं बट
z में बेसिकली y और z दोनों में है, क्योंकि हमने क्या माइनस कर दिया, y में से ये वाला पार्ट हमने माइनस किया है व्हेन डायमेट्रिकली ऑपोजिट। तो कौन से मिल गए, जब y में भी है बट डायमेट्रिकली ऑपोजिट नहीं है। 660 सेट थ्योरी थोड़ी सी लग गई है, डी भी सही लग रहा है। ए बी सी डी आर करेक्ट ऑप्शंस, ए बी सी डी आर करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ जाते हैं। एक इस क्वेश्चन को करते हैं, ब्रेन टीजर नंबर 11। ब्रेन टीजर नंबर 11 देखते हैं। सो द क्वेश्चन सेज x plus y plus z plus w equal to 30. Match the number of solutions of this equation in list 2 with constraints placed on x, y, z, w in list 1. तो ये तो बेगर्स मेथड का क्लासिक क्वेश्चन है भाई, कि आपके पास 4 बेगर्स हैं, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस का क्वेश्चन हो गया, सच दैट x plus y plus z plus w is equal to 30. x फर्स्ट पार्ट कह रहा है x, y, z, w सब इंटीजर है, सब बेगर्स की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर दीजिए। सो p पार्ट तो भाई ओरली सॉल्व हो जाएगा। पहले बेगर को -1 रखना है, एक ले लो उससे, तो इसको 3 दे दो, इसको 5 दे दो, इसको 0, 5, 6, 7, 8, तो 7 चले गए, 8 और एक -1, 7 चले गए, तो 23 असली सिक्के रह गए और नकली सिक्के 3C3। सो 26C3, मतलब जैसे आपको सिखाया गया है आप वैसे कर लीजिए, मैं ऐसे करता हूं। 26C3 बन गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो लेट्स कैलकुलेट 26, 25, 24 अपॉन 3 इंटू 2, 6 बन गया बेसिकली, 6 4 जा 24, तो 2600 हो गया, ये तो 2600 बन गया। यानी फर्स्ट p मैचेस विद 5, p का तो सभी में 5 दे रखा था यार, फालतू में ही हमने सॉल्व किया। एनीवेज कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो सारे ही करने हैं ना, बट एग्जाम में ये सब ध्यान रखना, वैसे इतना देंगे नहीं, सबका एक ऑप्शन नहीं देंगे एग्जाम में। एक्स वाई जेड डब्ल्यू इंटीजर्स हैं, और अब मिनिमम रिक्वायरमेंट और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट दोनों है बेटा, मिनिमम मैक्सिमम दोनों है, ठीक है। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कर लेते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा हूं, बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करके, कि आप x की पावर्स डिनोट कर दो, उसको कितने वैल्यू मिल रही है ना, जब मैक्सिमम कंस्ट्रेंट आ जाए तो हम बाइनोमियल का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। वो आप उस मेथड से करना, मैं अब आपको इसका एक सिंपलर मेथड और बता रहा हूं, बेगर्स मेथड से ही करना। तो एक काम करते हैं, पहले हम क्या कर लेते हैं, टोटल निकाल लेते हैं, टोटल विद मिनिमम कंस्ट्रेंट, मतलब सिर्फ मिनिमम वैल्यू का ध्यान रखते हुए हम टोटल निकाल लेते हैं। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 30 है, विद द कंडीशन दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, z ग्रेटर देन इक्वल टू 4, w ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मिनिमम कंडीशन पहले रख लेते हैं, मैक्स का क्या करना है अभी देखते हैं। देखो एक मेथड तो क्लास में तुमने सीखा है कि बाइनोमियल थ्योरम लगा के हो जाएगा, लंबा हो जाता है थोड़ा बट हो जाता है उससे, है ना, वो एक जनरल मेथड है ही, स्टैंडर्ड तरीका है, वो आप लोगों ने नोट्स में पढ़ा है। मैं थोड़ी डिफरेंट चीज आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो उससे फास्टर आंसर आएगा। इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है 4 2 6 1 7, तो 23 प्लस 3 C3 यानी 26 C3 यानी वही आ गया 2600 ही हमारा आ चुका है बेटा। अभी तो टोटल आया है, बट अभी इसमें क्या हो रहा होगा, हमें तो y ग्रेटर देन 7 भी बन गया होगा कहीं ना कहीं, हमें तो नहीं चाहिए y 7 से बड़ा, z भी ग्रेटर देन 8 बन गया होगा, वो हमें नहीं चाहिए। तो अगर दो ही हैं तब ये मेथड लगा लो, मैक्सिमम कंस्ट्रेंट 2 ही पर लगे हैं तब ये लगाओ, 1 पर या 2 पर लगे हुए हैं तो ये मेथड लगा लो। तो मैं क्या कह रहा हूं, अब Na एक सेट ले लो जब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो रहा होगा, ठीक है, बाकी सब कंडीशन सेम है बट y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है। Nb एक सेट ले लो जब, क्योंकि y ग्रेटर देन, मैं मतलब बेसिकली माइनस करने वाला हूं, है ना, y 8 से बड़ा, 8 या 8 से बड़ा नहीं चाहिए। सिमिलरली Nb एक ले लो कि z ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हो रहा होगा। तो अगर मैं इसमें से a यूनियन b माइनस कर दूं तो बात बन जाएगी। तो माय आंसर इज गोइंग टू बी 2600 माइनस Na यूनियन b। 2600 में से अगर मैं Na यूनियन b माइनस कर दूं बेटा तो मेरी आंसर जो है आ जाएगा। क्या ये बात समझ रहे हो कि या तो ये हो रहा हो या फिर ये हो रहा है, दोनों हो रहे हो, करेक्ट, तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए तो अब तीनों के आंसर मैं निकालूंगा। Na मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, बाकी सब कंडीशन सेम रहेंगी भाई, इसको तुम y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 कर दो बस, वो 4 वो 1 रहेगा ही, तो 8 4 12 और 1 13, 13 सिक्के गए 30 में से, तो 17 बचे, है ना, 17 बचे और 3 नकली, 17 प्लस 3 C3 यानी 20 C3 बेटा, ये वाली वैल्यू बचेगी Na की, है ना। Nb की अब तुम ऐसे ही निकाल लो, z ग्रेटर देन इक्वल टू 9 कर दो,
ये सेम वो सेम, 9 2 11 और 1 12, 12 गए, 18 बचे, 18 प्लस 3 C3 यानी 21 C3 हो गया NB। और तुम्हें क्या चाहिए, NA इंटरसेक्शन B भी चाहिए, मतलब दोनों चाहिए। सो NA इंटरसेक्शन B में क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W इक्वल टू 30, जहां x ग्रेटर देन इक्वल टू तो 0 था ही, y को तुम ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड z को ग्रेटर देन इक्वल टू 9 भी कर दो, और W ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो करना ही करना है। सो 9 और 10 18 चले गए, 12 सिक्के रह गए, 3 नकली, तो 15 C3। सो NA यूनियन B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। NA आया था 20 C3, वो आया था 21 C3, वो आया था 15 C3। ये आंसर जो है अगर हम 2600 में से माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फास्टर तरीका है, बाइनोमियल वाले में कैलकुलेशन बहुत होती है। तो कैलकुलेट करते हैं 20 C3, सबकी वैल्यू निकाल लो यार, 20 इंटू 19 इंटू 18 बाई 6, 19 3 57 इंटू 20 1140, करेक्ट। 21 C3 निकाल लेते हैं, 21 इंटू 20 इंटू 19 अपॉन 3 इंटू 2, 2 का गया 10 3 7, तो 19 इंटू 70 हो गया, ये 19 इंटू 70 हो गया। और 15 C3 निकाल लेते हैं, 15 C3 हो जाएगा 15 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन 3 इंटू 2, 35 इंटू 13। कैलकुलेट कर लो अब, दिस प्लस दिस माइनस दिस, जल्दी से करते हैं, मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूं। 1330 ये आया, 1330, और ये हो जाएगा तुम्हारा दिस प्लस 1140 माइनस 35 इंटू 13 2015, ये आ रहा है 2015 2015, और 2600 में से माइनस कर दो बेटा इसे, तो 585 बन गया आंसर। आंसर क्या बन गया, 585 बन गया, 585, 2600 माइनस दैट 585, ऑप्शन तो है यार। तो दिस मैचेस विद 1 के साथ मैच कर रहा है। लेट्स सी जो है Q मैचेस विद 1, मतलब अभी A और B ऑप्शंस रह गए हैं। R से अब हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा बेटा, R से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेट्स सी, X Y Z W बिलोंग्स टू W, मतलब होल नंबर्स, X एंड Y आर ऑड while Z एंड W आर इवन। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं अब। X एंड Y आर, वैसे S ज्यादा इजी लग रहा है मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो S को पहले कर लेता हूं। X Y Z W आर नेचुरल नंबर, W इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, नेचुरल नंबर ऑफ 5 का मल्टीपल लेना है। तो हमारे पास आ जाएगा बेटा S पार्ट के लिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 30 लेना है। अब W को तुम्हें नेचुरल लेना है और 5 का मल्टीपल लेना है, तो 5 ले लो पहले, तो W को 5 ले लिया तो ये हो गया 25, फिर या फिर अगर उसे तुमने 10 ले लिया तो फिर वो हो गया 20, या फिर 15 या 10 या 5, दैट्स इट। यही x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हो सकती है। एंड बिकॉज दे आर नेचुरल नंबर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, z ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो तीनों को मिनिमम एक एक दे दिया, तो 22 रह गए पहली बार, तो 24C2 करेक्ट, तीनों को एक एक दे दिया, 22 रह गए, 22 और 2 24C2, 20 में क्या होगा, बेसिकली 19C2 हो जाएगा, और वो 14C2, वो 9C2 और वो 4C2। इसको ऐड कर लीजिए, हमारे पास इसका आंसर आ जाना चाहिए। चलिए कैलकुलेट करते हैं। सो 23 इंटू 12 हो गया, ये हो गया 19 इंटू 9 हो गया, तो ये हो गया 7 इंटू 13, ये हो गया 9 इंटू 4, और ये हो गया 6, 9 4 36। चलो कैलकुलेशंस करके चलो निकाल ही लेते हैं। 23 इंटू 12 276, 171, अरे यार ये तो पता ही था। 13 7 जा 91,
36 और 6, तो 42 प्लस 91 प्लस 42 प्लस 276, 580 आ रहा है भाई। 580 भी ऑप्शन है, वाह वाह मजा आ गया। 580 भी ऑप्शन है, तो ये आंसर हमारा आ रहा है 580। 580 राइट। कैलकुलेशंस आप कर लेना भाई। तो S मैचेस विद 4, S मैचेस विद 4, ठीक है, S मैचेस विद 4। तो आई गेस अब हमें आंसर मिल चुका है ना। हमारा जो Q था वो 1 से मैच किया था, Q1 S4, तो A ऑप्शन आई गेस आ गया है ना। चेक कर लेते हैं, ए ऑप्शन सही आ गया है, राइट। अब हमारा आर जो रह गया उसे भी सॉल्व कर लेते हैं, आर को 2 बना लेते हैं बेटा। तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू आर होल नंबर, एक्स एंड वाई आर ऑड नंबर, जेड एंड डब्ल्यू आर इवन नंबर्स, ठीक है। तो आप एक काम करो, एक्स को रिप्लेस कर दो 2n1 + 1, क्योंकि वाई को कर दो 2n2 + 1 से, करेक्ट, सही है। एक्स एंड वाई आर क्या, ऑड नंबर्स, जेड एंड डब्ल्यू आर इवन, तो जेड को रिप्लेस कर दो 2n3 और W को रिप्लेस कर दो 2n4, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, और उधर जाके 2 कटेंगे तो 28 रह जाएगा, करेक्ट। और अब n1 n2 n3 n4 पे क्या रिस्ट्रिक्शन है, देखो n1 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएंगे, क्योंकि मिनिमम 1 हो सकता है ना। n2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएंगे, बट n3 n4, अच्छा होल नंबर ही लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो n3 n4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, n4 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि इवन नंबर 0 भी हो सकता है। 2 काट दो, सो n1 + n2 + n3 + n4 इज इक्वल टू 14 हो गया। इसके सॉल्यूशंस निकाल दीजिए, सो 14 + 3 C3, 17 C3 हो गया बेटा, सही बोल रहा हूं ना, चेक कर लीजिएगा जरा, 17 C3 सही बोल रहा हूं। सबको मैं इंडिविजुअली 0 दे सकता हूं ना, होल नंबर ही था ना, नेचुरल नंबर तो है नहीं, नेचुरल नंबर तो है नहीं, इवन नंबर्स लिखे हैं तो हम इनको 0 दे सकते हैं। n1 n2 को भी 0 दे दिया तो वो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आई गेस 17 × 16 × 15 by 3 × 2, 17 × 8 × 5, 17 × 680 बेटा आ गया है इसका आंसर, 680। अगेन इट मैचेस विद 2, तो R मैचेस विद 2, R मैचेस विद 2, जो कि बिल्कुल सही आया है बेटा, सही आया है, R मैचेस विद 2, ठीक है। तो ये वाला पार्ट था आपका R, ये R हो गया, ये हमारा S हो गया, और ये वाला हमारा Q हो गया। एक मिनट, इसको एक साथ कर देते हैं, हाँ ये वाला हमारा Q वाला यहां से चल रहा था, ये Q हो गया, S हो गया, R हो गया। चलिए, तो ये हमारे हो गए हैं भाई कुछ क्वेश्चंस, बढ़िया बढ़िया आपको मैंने करा दिए हैं। बाकी एक थोड़ा सा दिमाग लगाने का क्वेश्चन है, अगर आप ये चाहें तो ट्राई कर लीजिएगा, जस्ट फॉर प्रैक्टिस सेक। और उसके अलावा 2 एडवांस के क्वेश्चन दे रहा हूं, ये अब आप होमवर्क में करेंगे। वैसे तो सारे ही PYQ करने हैं एडवांस के होमवर्क में, बट ये मैंने आपको PPT में दे दिया है। 2024 का ग्रुपिंग से हो जाएगा ये क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसको जरूर करिएगा। बाकी एक ये PNC मिक्स्ड विद मैट्रिसेस 2023 में आया था, ये भी काउंटिंग से बेटा हो जाएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल से बड़े प्यार से हो जाएगा। 2023 में भी आया था, 22 में भी आया था फंडामेंटल प्रिंसिपल पे। तो कहने का मतलब ये है कि PNC में बहुत ज्यादा ये नहीं सोचना है कि यार नई नई चीजें सर मैं कर लेता हूँ, ये नया सीख लिया, वो नया सीख लिया, 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सर आपने लिखा वो सीख लेता हूँ। उसका डिविजिबिलिटी का वैसे काम भी नहीं है उसमें, और उसका बड़ा रैंडम होता है, कोई काम नहीं है। तो जो तुम्हें चीजें आती है ना PNC में, उतनी मोर देन इनफ है, बस उसी पे एप्लीकेशन करने हैं आपको, ठीक है। वही क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, उसी प्रकार के एडवांस में पूछे जाते हैं। बाकी PNC का आप थोड़ा एप्लीकेशन कल प्रोबेबिलिटी में भी करेंगे, कल और मजा आएगा। प्रोबेबिलिटी में ज्यादा वेटेज देखो प्रोबेबिलिटी की है, आप ये सोच लीजिए अगर 4-5 क्वेश्चन मैंने बोले PNC प्रोबेबिलिटी के मिला के, तो उसमें 3 तो प्योर प्रोबेबिलिटी के होते हैं, एक होता है PNC प्रोबेबिलिटी मिक्स, एक होता है PNC का। तो दैट इज हाउ इट इज डिजाइंड। सो प्रोबेबिलिटी की वेटेज बहुत ज्यादा है, एंड PNC से कई बार वो ईजियर लगता है, क्योंकि वहां पे थ्योरम्स लिमिटेड है, 3-4 चीजें हैं वही हमें बार बार लगानी होती हैं, ठीक है। तो कल आएगा मजा, कल करेंगे प्रोबेबिलिटी बेटा। आई होप आज के लेक्चर में आप लोगों ने एंजॉय किया। PNC का पार्ट जो मैंने आपको कराया, जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं एक बार दोबारा करिएगा जो नहीं हुए थे। और होमवर्क में बेटा आपको क्या करना है, PYQs लगाने हैं पिछले 10-15 सालों के, जितने लगा सकते हो PNC के,
बाकी हम कल प्रोबेबिलिटी करेंगे। चलिए, सो थैंक यू सो मच बच्चों, मुलाकात होगी कल। टेक केयर, बाय बाय।